अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे बुक्स डाली गई हैं, जो भी आपको ख़रीदनी है आप ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। देखें यहाँ पे बुक्स लगाई गई हैं डिफरेंट, ठीक है, बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं स्पेल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस के साथ लिखी होगी, आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट एडमिन को चला जाएगा, ठीक है। जो एडमिन है उनको चला जाएगा तो वो फिर आपको पेमेंट मेथड बताएंगे और फिर आप ख़रीद सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप से ख़रीदना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप स्टोर है, ठीक है। यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट वही वाला लगा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ऑब्वियसली वही अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखें सारे लगे हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखें हर तरह के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, हर सब्जेक्ट ईयर के। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं इधर से भी। तो आपने प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए सिंपल इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक दफ़ा लेना है, 2 दफ़ा लेना है, तो एक ही दफ़ा आपने लेना, इस पर क्लिक कर लिया। फिर आपने नीचे यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे आप व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको ऑर्डर आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इस पर हमने प्लेस ऑर्डर पे जैसे क्लिक किया तो आपका जो मैसेज है वो एडमिन को जो है सेंड हो जाएगा। ये एडमिन को मैसेज आपका चला जाएगा, ठीक हो गया। वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसके दो टॉपिक, जैसे कि रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड द पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो अक्सर चैप्टर्स हैं और लग ही पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने इनका एक ही कंबाइन आंसर बनाया। वैसे तो यहाँ पे 3 टॉपिक्स मैंने कवर किए, लेकिन यहाँ हेडिंग में मैंने सिर्फ 2 ही दिए हैं। तीसरा टॉपिक मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप माइंड में रख लें कि इसके अंदर 3 टॉपिक्स का हम एक ही आंसर तैयार करने लगे हैं, ठीक है। तो पहले तो मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन मैं इसके अंदर भी दिखा देती हूँ कि इसके अंदर हम रेट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट का टॉपिक भी कवर होएगा, सही है। यानी कि आपको रेट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आया तब भी आपने ये सवाल उसमें लिखना है। उसके साथ आपको पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी आया तब भी आपने यही आंसर लिखना है, सही है। फिर उसके अलावा जो तीसरा है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रेमेडीज़ एंड पब्लिक लॉ रेमेडीज़। ये वाला भी अगर पूछ लिया गया एग्जाम में तब भी आपने यही आंसर लिखना है। यानी कि ये 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन आपने एक ही तैयार कर लेना है, अच्छा सा लंबा सा आंसर। अच्छा, इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा लंबा ही रखा है क्योंकि ऑब्वियसली पार्ट 5th है, थोड़ा लंबा आंसर रखना चाहिए। बट आप इसको अपने हिसाब से छोटा भी कर सकते हैं 3 टॉपिक्स के हिसाब से, ठीक हो गया। इसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Jurisdiction means the power of court to hear a case and make decision. Several tribunals have the exclusive powers to deal with matters related to the terms, condition and discipline of civil servant. अब आपने सिंपली ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि मैंने जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। यहाँ टॉपिक अलग अलग है, बट आपने जुरिस्डिक्शन से स्टार्टिंग लेनी है, यानी कि आपने इंट्रोडक्शन में जुरिस्डिक्शन को बताना है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कोर्ट्स की पावर्स। अब मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि सिविल कोर्ट्स अलग बनी होती हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स अलग बनी होती हैं। कहीं पे ऐसा भी होता है जो हायर कोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारी जो यहाँ की हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके पास ये दोनों पावर्स होती हैं। यानी कि जो कोर्ट अलग अलग बनी होती हैं उनके पास सिर्फ वही पावर्स होती हैं। यानी कि सिविल कोर्ट के पास सिर्फ सिविल केसेस डील करने की पावर है, क्रिमिनल के पास सिर्फ क्रिमिनल की। लेकिन जो हाई कोर्ट होगी या सुप्रीम कोर्ट, जो बड़ी कोर्ट्स हैं, उनके पास ये दोनों पावर्स होती हैं कि ये दोनों तरह के केसेस को डील कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुरिस्डिक्शन है वो ज़्यादा है, यानी कि इनके पास दोनों केसेस को डील करने की पावर्स हैं। तो याद रखें, जब भी जुरिस्डिक्शन का नाम आया करे कोर्ट्स के साथ तो समझ जाएं कि उनके पास कौन से केस डील करने की पावर्स है, ये उसकी बात हो रही है। यानी कि अगर आपको ये लिखा हुआ आ रहा है कि फ़लाँ कोर्ट के पास सिविल जुरिस्डिक्शन है, सिविल जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब ये है कि वो कोर्ट सिर्फ सिविल केसेस को डील कर सकती है। उस कोर्ट के पास क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन अगर नहीं है, इट मीन्स कि वो क्रिमिनल केसेस नहीं डील कर सकती। और जुरिस्डिक्शन में आपने अक्सर देखा होगा कि जुरिस्डिक्शन में ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी आती है। टेरिटोरियल का मतलब है लोकेशन, यानी कि अगर आपका केस लाहौर में हुआ है, सही है, आप बैठे हो बलूचिस्तान में या किसी और एरिया में,
तो बलूचिस्तान में जो कोर्ट्स हैं तो आपने उस कोर्ट्स में जाना, ना कि लाहौर की कोर्ट में। यानी कि आपका केस बलूचिस्तान में हो, आप रहते भी बलूचिस्तान में हो, लेकिन आप कोर्ट किस में जा रहे हो, लाहौर वाली कोर्ट में। यानी कि बजाय के बलूचिस्तान की कोर्ट में जाने के आप लाहौर की कोर्ट में जा रहे हो। तो लाहौर के जो जजेस हैं वो ये कहेंगे कि हमारे पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है आप लोगों का केस डील करने के लिए, इसलिए जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे जो कोर्ट्स हैं आप बराए मेहरबानी उसी कोर्ट में जाएं, क्योंकि उन्हीं कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है आपके केस को डील करने के लिए, क्योंकि आप उसी जगह पर रहते हो। तो उसी कोर्ट में जाओ जिनके पास आपकी पावर्स हों, ठीक है। जैसे कि अगर आपका केस कराची में हुआ है और आप लाहौर की हाई कोर्ट में जा रहे हो, तो जो कराची में कोर्ट्स हैं उन्हीं के पास पावर्स हैं आपके केस को डील करने की, लाहौर के कोर्ट के पास नहीं होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है जुरिस्डिक्शन में आप चाहो तो ज़्यादा लिख सकते हो, मैंने तो एक लाइन लिखी है, आप चाहो तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी इसमें ऐड कर सकते हो। फिर आपने ये बताना है कि जितनी भी ये कोर्ट्स हो गई या ट्राइब्यूनल्स वगैरह हो गए, इनको पावर्स दिए जाते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये इन सब पावर्स के बारे में हमें बता दी। यानी कि सिविल कोर्ट्स के पास कौन सी पावर्स हैं, क्रिमिनल के पास कौन सी पावर्स हैं। उसके अलावा जो सर्विस ट्राइब्यूनल, जब आप सोच रहे होगे कि सर्विस ट्राइब्यूनल क्या होता है, ये वो कोर्ट्स होती हैं जो सिर्फ आर्मी, नेवी और ऑफिसर्स के जो मामलात हैं उनको डील करती है, ठीक हो गया। तो जो सर्विस ट्राइब्यूनल है इनकी पावर्स भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बताई गई हैं, यानी कि इनकी क्या जुरिस्डिक्शन है वो भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बताई जाएंगी, सही है। यानी कि जो सर्विस लॉ कह रही हूँ, जो ऑफिसर्स वगैरह हैं जो सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो कितने वक्त तक जॉब करेंगे, उनको उनकी जॉब की क्या कंडीशन है, उनका डिसिप्लिन क्या है। यानी कि ये जो ट्राइब्यूनल है वो ये देखेगी कि जो सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट, इनका क्या केस आया हुआ है कोर्ट में, तो ये सारे मामला जो है ये कोर्ट डील करती है। तो इस तरह की बातें आप इसमें लंबा करके खुद से अपने नॉलेज के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 2-3 लाइन्स लिखती हूँ शॉर्ट करने के लिए, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि नॉलेज लेने के बाद खुद से उसको लंबा करके लिखा करें। आपने इसमें आर्टिकल 212 का जिक्र करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, ठीक है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है द हाई कोर्ट कैन नॉट हैंडल दीज मैटर्स एक्सेप्ट इन द स्पेशल सिचुएशंस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सर्विस ट्राइब्यूनल है वो सर्विस रिलेटेड मामला यानी कि सिविल सर्वेंट के मामला डील करती है, लेकिन जो आर्टिकल 212 है वो ये कहता है कि हाई कोर्ट डायरेक्टली सिविल सर्वेंट के मामला हैंडल नहीं करती। लेकिन अगर किसी सिविल सर्वेंट को इन कोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर इन सिविल सर्वेंट को इन कोर्ट्स की वजह से उनका इशू सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये जो सिविल सर्वेंट है जैसे कि आर्मी ऑफिसर या नेवी वगैरह वाले ऑफिसर्स, वो हाई कोर्ट में इस आर्टिकल की मदद से अपने केस को लेके जा सकते हैं किसी खास इशू की वजह से, ठीक है। तो इसमें आपने डिफरेंट आर्टिकल्स का जिक्र करते हैं, जैसे कि 199 और 212 जो ऊपर पड़ा था 212, उसके अलावा सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 4, इसमें आपने पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल का बता देना है। उसके अलावा सेक्शन 3 से लेकर 4 तक इसमें सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं या खैबर पख्तूनख्वा की साइड से पढ़ रहे हैं लॉ और वो देख रहे हैं मेरा चैनल, तो आप कोशिश करें ये वाला आर्टिकल ना लिखा करें, सिर्फ ये वाला लिख दें, क्योंकि ये जो पहला वाला आर्टिकल है ये पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए होगा, यानी कि जो स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जो पंजाब वाली साइड के हैं, वो ये वाला आर्टिकल लिख लें, ये वाला सेक्शंस वगैरह यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान की साइड पे हो तो आप ये भी लिख सकते हो, आप चाहो तो दोनों लिख लो, लेकिन थोड़ा फ़र्क बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे। नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे मीनिंग ऑफ रेट ज्यूरिसडिक्शन। रेट ज्यूरिसडिक्शन भी बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि आप कोर्ट जाते हो और आप कहते हो कि सर, जज साहब कहते हो कि सर फ़लाँ बंदे को मैं रोकना चाहता हूँ क्योंकि वो जो हरकत कर रहा है उससे उसको भी नुकसान होगा, मुझे भी। तो कोर्ट क्या करेगी, उस बंदे को रोकने के लिए उस पर एक इंजंक्शन ऑर्डर पास करेगी, सही है। ये जो इंजंक्शन ऑर्डर है ये भी एक तरह की रेट होती है। अच्छा, इंजंक्शन ऑर्डर की रेट का नाम होता है प्रोहिबिशन रेट। अब ये प्रोहिबिशन रेट है, ये आगे भी आएगी डिटेल से, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसको नाम दे दिया जाएगा प्रोहिबिशन रेट का, जिससे क्या होगा कि उस बंदे पे वो नाफिज किया जाएगा जिसको रुकवाना है। अगर इस ऑर्डर के बाद 20 रेट के बाद भी वो वही हरकत करेगा तो कोर्ट उस बंदे को जेल में डाल देगी, सही है। तो इस तरह के जो रेट्स हैं वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो एक तो मैंने बता दी प्रोहिबिशन रेट, इस तरह की 5 आएंगी आपको, ठीक है। तो हमने बताना है कि रेट इज़ अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट इन द नेम ऑफ स्टेट टेलिंग समवन टू डू और नॉट टू डू अ स्पेसिफिक एक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेट एक रिटन फॉर्म में कोर्ट आपको ऑर्डर देती है, यानी कि कोर्ट जो ऑर्डर देगी वो रिटन फॉर्म में होगा, सही है। और वो जो रिटन फॉर्म में ऑर्डर होगा उसको नाम दे दिया जाएगा रेट का, सही है।
और कोर्ट किस तरह से देती है कि उस रिट के ऊपर स्टेट का रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि कोर्ट आपसे कहेगी कि हुकूमत आपको कह रही है रुक जाए, यानी कि कोर्ट अपना बिहाफ देने की बजाय हुकूमत का नेम डाल के कहेगी कि हम आपको रोक रहे हैं, यानी कि हुकूमत आपको रोक रही है। तो ये जो रिट्स हैं एक तरह की पावर्स हैं कोर्ट की, तो कोर्ट इन पावर्स को यूज़ करके किसी बंदे को रोक सकती है या किसी बंदे से कोई ख़ास काम करवा भी सकती है। यानी कि रिट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता किसी को रोकना, रिट का मतलब ये भी होता है कि किसी से आप कोई काम करवाना चाहते हो तब भी आप रिट नाफिज करवा सकते हो, लेकिन सिर्फ कोर्ट ही उस रिट को नाफिज कराती है। ठीक है, आपने हिस्ट्री भी देनी है इसमें, हिस्ट्री ऑफ रिट जुरिसडिक्शन। इसमें पहली पॉइंट आप देंगे प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन की। आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान केप्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल सिस्टम फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड, द लीगल सिस्टम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल कंटिन्यूड विद सम चेंजेस टू सूट पाकिस्तान। कोर्ट कंटिन्यू टू फंक्शन विदाउट इंटरप्शन। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रिट जुरिसडिक्शन के बारे में तो है कुछ नहीं, जुरिसडिक्शन के बारे में भी कुछ नहीं है, तो हम ये सारी हिस्ट्री क्यों लिख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये हिस्ट्री बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि लॉ निकला कहाँ से और इस लॉ ने रिट्स कैसे बनाए, इस लॉ ने जुरिसडिक्शन के बारे में हमें कैसे पता है। इसलिए आपने ये बताना है कि इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, गवर्नमेंट के ही बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ किया। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये इंडिया का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमारे पास पाकिस्तान में भी आ गया था। अगर हमने पाक स्टडीज़ पढ़ी होगी तो उसके अंदर जो हिस्ट्री थी उसमें यही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को यूज़ किया गया जब तक पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तब साल चल रहा था 1947 का, और पाकिस्तान का जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो बना था 1956 में। तो ज़ाहिर बात इतना लंबा गैप था, तो उसके दरमियान की पीरियड में जितने वक्त तक पाकिस्तान चल रहा था तो वो पाकिस्तान इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा था। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी रेट्स और जुरिसडिक्शंस बताई गई थी हम उसी को ही यूज़ कर रहे थे पाकिस्तान की कोर्ट्स को चलाने के लिए, यही बात यहाँ बताएगी। और जब हमारे इंडिया पे जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे तो हमारे इंडिया पे जो अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था तो उन अंग्रेज़ों ने अपना लीगल सिस्टम भी हमें सिखा के चले गए, यानी कि जब तक इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों ने अपनी हुक्मरानी की तो उन्होंने अपना लॉ भी हमारे अंदर डाल दिया। तो जब हम इंडिया से अलग हुए तो ज़ाहिर बात है हम पहले उसी का ही हिस्सा थे इंडिया के, तो इंडिया के अंदर जो लॉ था वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में भी है, तो इसलिए हमारे सिस्टम के अंदर इंग्लिश लीगल सिस्टम भी है। तो इंग्लिश लीगल सिस्टम ने भी हमें ये सिखाया कि जुरिसडिक्शन क्या होती है, कोर्ट्स के पास जुरिसडिक्शन कैसे होनी चाहिए, उनको पावर्स कैसे मिलनी चाहिए, रिट्स कैसी होनी चाहिए, तो ये सारा कुछ हमें अंग्रेज़ों ने सिखाया। ठीक हो गया, तो ये बात हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे मेजर हाई कोर्ट की। लाहौर हाई कोर्ट एंड चीफ कोर्ट एंड द जुडिशल कमिश्नर कोर्ट इन NWFP एंड बलोचिस्तान कंटिन्यूज टू वर्क। अब ज़ाहिर बात है जब पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था तो उस दौर में भी जो कोर्ट्स ऑलरेडी बन चुकी थी, यानी कि इंडिया ने जो ऑलरेडी कोर्ट्स बनाई हुई थी, ज़ाहिर बात है जब हम अलग हुए तो इस तरह से अपने आप तो कोर्स तो बनी नहीं थी, पहले से बनी हुई थी और अंग्रेज़ों ने भी बनवाने में बहुत मदद की थी इंडिया की। तो जब हम लोग अलग हुए तो जो जो हमारे एरिया हमारे पास जगह आई, जैसे कि बलूचिस्तान हमारे पास आ गया और बाकी के एरियाज़, तो उन एरियाज़ में जो ऑलरेडी कोर्स चल रही थी वो उसी तरह ही चलती रहीं। ठीक है, यानी कि जो इस कानून पे जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे वो चल रहा था वो उसी तरह ही चलता रहा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ऑलरेडी पाकिस्तान बनने से पहले जो पावर दी थी, जो जुरिसडिक्शंस दी थी, वो उसी के मुताबिक ही चल रही थी। तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि जो लाहौर में हाई कोर्ट मौजूद थी वो उस ज़माने की है जब पाकिस्तान जो है बना नहीं था। ठीक है, और जो सिंध के अंदर जो चीफ़ कोर्ट, अच्छा चीफ़ कोर्ट को भी हाई कोर्ट कहते हैं, बाद में इस चीफ़ कोर्ट का नाम चेंज करके हाई कोर्ट रख दिया गया। ठीक है, तो याद रखें चीफ़ कोर्ट का नाम है तो समझ जाए कि वो हाई कोर्ट की बात करें। तो जो सिंध के एरिया में जो चीफ़ कोर्ट थी वो भी उसी तरह चल रही थी आज़ादी के बाद भी, और जो जुडिशल कमिश्नर कोर्ट्स थी NWFP में और जो बलूचिस्तान में थी ये भी उसी तरह ही चल रही थी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। सही है, फिर वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली नई कोर्ट्स बनती गई, लेकिन जो ऑलरेडी बनी हुई थी उनका आपने उसी तरह बताना है कि जो डिफरेंट कोर्ट्स थी ये उसी तरह ही उसी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क पे चल रही थी। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप देख सकते हैं फेडरल कोर्ट एंड दी हाई कोर्ट। फेडरल कोर्ट एंड दी हाई कोर्ट हैड बीन एट द सेम पावर्स एज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो नई फेडरल कोर्ट बनाई गई पाकिस्तान में और पाकिस्तान में जो नई हाई कोर्ट्स बनती गई वो सारी की सारी कोर्ट्स इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनाएंगी। सही है, और ये हमने बताना है कि 1945 में जो हाई कोर्ट बनी थी ना, उस हाई कोर्ट ने प्रेरोगेटिव रिट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कहा कि हमें प्रेरोगेटिव रिट्स को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ करना चाहिए, यानी कि अपने कोर्ट्स में भी इस रिट को यूज़ करना चाहिए। यानी कि मैंने स्टार्टिंग पे आपको बता दिया था कि 5 तरह की रिट्स हैंगी, तो वो लोग चाह रहे थे कि प्रेरोगेटिव रिट्स भी मौजूद हों, बट बाद में ऑब्वियसली रिट ऐसा डाली नहीं गई, लेकिन इन्होंने हाई कोर्ट ने बहुत कोशिश की कि वो 1945 में उन्होंने कहा कि प्रेरोगेटिव रिट्स भी होनी चाहिए। तो आप इसे कि चाहो ये लाइन भी स्किप कर दो, इतना भी काफ़ी है।
नेक्स्ट हेडिंग आप बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो हमारी कोर्ट्स थी वो कैसे चल रही थी। जो मैंने आपको साफ तौर पर बताया कि हमारा जो जितनी भी कोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मुताबिक चल रही थी, यानी कि जो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हम उसी के मुताबिक ही अपने कोर्ट्स को चला रहे थे। अब इसके बाद हमने बताना है कि जब पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद कोर्ट्स में क्या क्या तब्दीलियाँ आई। आपने बताना है 1956, 1962 और 1973 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उनके बनने के बाद भी कोर्ट्स की जो पावर्स बताई गई थी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में वो चेंज नहीं की गई, यानी कि जो पावर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में थी एज इट इज़ सेम इन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल दी गई, यानी कि उतनी चेंजेस नहीं देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ भी यही कहा गया कि कोर्ट्स की पावर्स उस तरह से कोई चेंज नहीं हुई। द फेडरल कोर्ट बिकम द सुप्रीम कोर्ट इन 1958, और जो फेडरल कोर्ट्स बनाई गई थी बाद में इनको सुप्रीम कोर्ट का नाम दे दिया गया था 1956 के अंदर। ठीक है, ये 1956 में क्यों दिया गया था? क्योंकि 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि जो फेडरल कोर्ट होगी उसको हम सुप्रीम कोर्ट का नाम दे देंगे। NWFP एंड बलोचिस्तान कोर्ट्स वर अपग्रेडेड टू फुल हाई कोर्ट इन 1973। अब जब 1973 आए, यानी कि पाकिस्तान का अभी जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 1973 का था, उसके आने से क्या हुआ कि जो NWFP में और जो बलोचिस्तान में जो नॉर्मल कोर्ट्स थी उनको अपग्रेड करके हाई कोर्ट में कन्वर्ट करा दिया गया। फिर आता है फेडरल शरीयत कोर्ट वाज क्रिएटेड इन द 1980 टू चेक इफ लॉज आर अगेंस्ट इस्लामिक इंजंक्शन। ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट है काफ़ी लेट बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी 1980s में थोड़ा लेट, ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लॉज बन सके वो इस्लाम के मुताबिक बन सके। यानी कि यहाँ पे जो जजेस होंगे उनकी ड्यूटी ये है कि वो इस्लाम को प्रोटेक्टेड रखें और जो लॉज हैं उनको प्रोटेक्टेड रखें। और यहाँ पे जो जजेस होते हैं आमतौर पे ये काफ़ी स्किल्ड जजेस होते हैं जिनके पास इस्लामिक लॉ की बड़ी अच्छी नॉलेज होती है, इनके पास कुरान और सुन्ना का बड़ा अच्छा नॉलेज होता है और ये उसी तरह के केसेस को भी डील करते हैं। फिर आता है फेडरल सिस्टम। पाकिस्तान इज़ अ फेडरल कंट्री, प्रोविंस हैव पावर्स टू मैनेज जस्टिस, हाई कोर्ट आर द मेन कोर्ट्स इन प्रोविंसेस। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने जनरल कॉन्सेप्ट दिया है। अब आपको पता ही होगा कि जो फेडरल एरिया है वहाँ पे आमतौर पे बड़ी बड़ी कोर्ट्स होती हैं और प्रोविंसेस में थोड़ी छोटी छोटी होती हैं। सही है, तो इस तरह की बात यहाँ पे लिखी है कि जो पाकिस्तान एक फेडरल कंट्री है, ठीक है, और प्रोविंसेस के पावर्स भी कुछ ना कुछ पावर्स होती हैं, यानी कि समझने कि फेडरल एक बड़ा एरिया है पाकिस्तान का और प्रोविंसेस छोटी छोटी हैं और वहाँ पे भी छोटी छोटी कोर्ट्स हैं, बट जो फेडरल एरिया है ना तो वहाँ पे जो कोर्ट होगी वो सबसे बड़ी होती है जिसको हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो जो हाई कोर्ट होती है वो एक तरह से ओरिजिनल कोर्ट भी है, अपेलेंट कोर्ट भी है। इसको नाम दिया होता है ओरिजिनल और अपेलेंट जुरिस्डिक्शन का। अगर आपको इन दोनों का मतलब नहीं पता मैं बता देती हूँ। ओरिजिनल का मतलब है ऐसी कोर्ट्स जिनके पास आप डायरेक्ट केस लेके आओ, ना ही वो केस किसी कोर्ट में आप लेके गए हो, सिर्फ ताज़ा इसी कोर्ट में लेके आ रहे तो उसको हम कहेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी और केस कोर्ट में उस केस को कर चुके हो और वहाँ पे जो डिसीजन है अगर आपको सही नहीं लगा फिर आप उसकी अपील किसी और कोर्ट में करते हो तो उसको कहते हैं अपेलेंट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कह ये रहे हैं कि हाई कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो ओरिजिनल केसेस को भी डील कर सकती है, यानी कि जो ताज़ा इनके पास है उनको भी डील करेगी। उसके अलावा अपेलेंट जुरिस्डिक्शन की पावर्स भी हैं, यानी कि किसी और लोअर कोर्ट में अगर केस सही नहीं है या गलत डिसीजन आया तो वो बंदा अपील कर सकता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में उस केस को चला सकता है। इसको हम कहते हैं अपेलेंट जुरिस्डिक्शन होना। तो हाई कोर्ट के पास ये दोनों पावर्स होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वर्क अंडर द हाई कोर्ट एंड आर फंडेड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट। और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है अंडर, जो बड़ी कोर्ट के अंडर आती हैं, जो छोटी होती हैं। तो जो ये छोटी कोर्ट्स हैं ये हाई कोर्ट के अंडर चलती हैं और इनका जो पैसा है यानी इनको चलाने का जो सारा जिम्मेदारी है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट लेती है। यानी कि जो प्रोविंस के एरिया में जो कोर्ट्स बनी गई हैं ना ये हाई कोर्ट के अंडर आती है, यानी कि हाई कोर्ट बड़ी कोर्ट है और जो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ये छोटी होती है, आमतौर पर प्रोविंसेस में आपको देखने को मिलेंगी और इनका पैसा के मामला सारे प्रोविंस की गवर्नमेंट ही संभालेगी। सही है। फिर आता है जुरिस्डिक्शन ऑफ सर्विस ट्राइब्यूनल सेक्शन 3। सेक्शन 3 लाजमी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है जनरल रूल। इस वाली सेक्शन 3 में हमने ये बताना है कि सर्विस ट्राइब्यूनल के अंदर कौन कौन सी पावर्स होती हैं, यानी कि ये वो कोर्ट्स हैं जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये जो अभी हम टॉपिक पढ़े हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, इसके अंदर ऑब्वियसली यही बताया जाता है कि जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं और क्या क्या काम है। तो समझ लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने ही ये सर्विस ट्राइब्यूनल को बनाने में मदद की, ठीक है। अब इस सर्विस ट्राइब्यूनल के पास क्या क्या पावर्स हैं? इनके पास ये पावर्स हैं कि ये तमाम सिविल सर्वेंट्स के टर्म्स, उनकी कंडीशंस और उनके डिसिप्लिन को देखती है। यानी कि एक सिविल सर्वेंट कितने वक्त के लिए अपनी जॉब पे है, क्या वो कंडीशंस यानी कि जो उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है वो बंदा फॉलो कर रहा है कि नहीं, डिसिप्लिन में रह रहा है कि नहीं, ठीक है।
अगर सिविल ट्राइब्यूनल, ये जो कोर्ट है सिविल सर्विस ट्राइब्यूनल, ये अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही है, इन्होंने डिसीजन सही से नहीं दिया उस बंदे के ऊपर, तो फिर हाई कोर्ट जो है इस तरह के मामलों को हैंडल करती है। लेकिन आम तौर पे हाई कोर्ट में डायरेक्टली आप अपना सर्विस केसेस, ये जो सिविल सर्वेंट के केसेस है, नहीं लेके जा सकते, पहले इधर ही जाते हैं केसेस। लेकिन अगर यहाँ पे डिसीजन सही से ना लिया जाए फिर हम हाई कोर्ट से हेल्प ले सकते हैं। आपने मैटर्स रिलेटेड टू द सर्विस टर्म्स, अब ये जो कोर्ट है ना सर्विस ट्राइब्यूनल, ये चीज़ें देखती है कि अपॉइंटमेंट जिस ऑफिसर की होनी है, समझ ले कि आपके बाबा एक ऑफिसर हैं, आर्मी में है या किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, अब उनके अपॉइंटमेंट किस इदारे में होनी चाहिए। अगर वो अपॉइंटमेंट से खुश नहीं है तो उसके मामलात भी यही इदारा देखेगा। अगर किसी ऑफिसर को उसके गलत कामों की वजह से नौकरी से निकालना है, वो चीज़ भी यही कोर्ट देखेगी। सीनियरिटी के बारे में, सीनियरिटी मीन्स कि अगर एक बंदा है, एज उसकी ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा एज की वजह से किसी जगह प्रमोशन मिलनी चाहिए लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिल रही, तो इस तरह के मामला भी यही कोर्ट संभालेगी। प्रमोशन के मामला भी यही संभालेगी उस बंदे की। उसके अलावा अलाउंस, यानी कि इस बंदे को जो पैसा मिलता है, पेंशन वगैरह मिलती है, उसके अगर कोई लड़ाई लग जाए, कोई मसला चल जाए, तो वो मसले भी यही कोर्ट संभालेगी। उसके अलावा मिसकंडक्ट को कहते हैं बुरा बिहेवियर, गलत रवैया रखना, यानी कि कोई ऑफिसर गलत रवैया रख रहा है और उसकी गलत रवैये की वजह से उसको नौकरी से अगर निकालना है तो उसको नौकरी से निकालने की भी प्रोसीजर्स और सारा मामला यही कोर्ट हैंडल करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारी इसकी पावर्स के बारे में बता देना है। सस्पेंशन, ये भी पॉइंट ऐड करना था, इसको इस तरह से मैंने लिखना था। सस्पेंशन मीन्स कि एक बंदे को नौकरी से निकालने को इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन प्रोसेस भी यही कोर्ट करती है, यानी कि यही कोर्ट नौकरी से निकालना और जॉब को मज़ीद बढ़ाना या किसी बड़ी पोस्ट पे बिठाना, ये सारे मामला जो है यही कोर्ट हैंडल करती है। मिसाल के तौर पे ये दो बंदे हैं, ठीक है, ये कहता है मैं भी सीनियर, दूसरा कहता है मैं भी सीनियर, ये कहता है मुझे इस ओहदे पे बैठना चाहिए, दूसरा कहता है मुझे भी इसी ओहदे पे बैठना है। अब सीट एक है, लड़ दो बंदे रहे हैं, तो इस तरह के अगर कोई केस लग जाते हैं तो वो भी इसी कोर्ट में जाते हैं। तो इस तरह की बातें मैंने लिस्ट में डाल के लिख दी हैं। फिर आप डिसिप्लिनरी मैटर्स के बारे में बताएंगे कि ट्राइब्यूनल हैंडल पेनल्टीज लाइक dismissal, demotion or compulsory retirement, exceptions. High Court can act if no appeal is possible to the tribunal. अब ये जो कोर्ट है वो इस तरह के मामला डील करती है कि किसी बंदे को नौकरी से निकालना है या उसको रिटायर करवाना है, तो ये सारे मामला हैंडल करती है। लेकिन अगर जिस बंदे को नौकरी से निकाला जा रहा है वो अगर अपील करना चाह रहा है, और ये जो कोर्ट है सर्विस ट्राइब्यूनल वाली, ये कहती है हम अपील नहीं लेते, हमारे पास पावर्स ही नहीं है, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है अपील लेने की, तो फिर वो जो बंदा है ना जो अपील देना चाहेगा वो फिर हाई कोर्ट में अपील करेगा उसी सर्विस ट्राइब्यूनल के ऊपर कि यहाँ पे जो कोर्ट है ना सर्विस ट्राइब्यूनल, उसने मेरा केस ऐसे डील नहीं किया, तो फिर हाई कोर्ट से वो मदद ले सकता है। तो इस तरह की बात यहाँ पे लिखी गई है। फिर आप बताएंगे हाउ हाई कोर्ट रिव्यू ट्राइब्यूनल्स मैटर। अब हाई कोर्ट जो है सर्विस ट्राइब्यूनल के मामला को कैसे हैंडल करती है, कैसे उसको डील करती है। हमने बताना है कि हाई कोर्ट कैन एक्ट इफ ट्राइब्यूनल लेक जुरिस्डिक्शन, पर्सन वाज not giving a hearing, order is biased, there is an obvious error on the record। अब यहाँ पे आसान अल्फाज में समझाऊँ कि जो ट्राइब्यूनल है अगर उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी उस केस को डील करने की, यानी कि पावर्स नहीं थी, तब फिर हाई कोर्ट लाजमी इनके मामला में घुसेगी। उसके अलावा पर्सन वाज नॉट गिवन अ हियरिंग, और जिस बंदे को नौकरी से निकाला जा रहा है उस बंदे को मौका ही नहीं दिया जा रहा अपनी सफाई देने का। आमतौर पर हमने कानून के अंदर, लॉ के अंदर यही चीज़ जानी कि जब भी कोर्ट केसेस होते हैं तो दोनों बंदों की सुननी चाहिए, यानी कि दो पार्टीज होती हैं, दोनों की सुननी चाहिए। लेकिन अगर किसी एक की आपने नहीं बात सुनी है, बगैर सुने ही आपने उसके ऊपर डिसीजन दे दिया है, तो इस चीज़ को गलत समझा जाता है कानून में भी। तो यही चीज़ है कि हाई कोर्ट अगर देखेगी कि सर्विस ट्राइब्यूनल ने उस बंदे की बात सुने बगैर ही उसको नौकरी से निकाल दिया और उसकी ना ही वो बात सुन रहे हैं ना ही सुनना चाहते हैं, तो ये चीज़ भी गलत मानी जाती है। तो हाई कोर्ट पर ऐसे मामला में खुद एक्शन लेगी। उसके अलावा ऑर्डर इज़ बाइस्ड को कहते हैं रिश्वत देना, यानी कि किसी को कह दो पैसे दे दो वो आपकी साइड ले ले। बाइस का मतलब ज़रूरी नहीं रिश्वत देना, बाइस का मतलब होता है किसी की साइड ले लेना, जान पूछ के कि मुझे से फ़ायदा मिले मैं इसकी साइड ले लूँ, उसको बाइस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोर्ट को दिख गया हाई कोर्ट को कि सर्विस ट्राइब्यूनल में जो जज साहब हैं उन्होंने किसी और बंदा का साथ देने के चक्कर में किसी और का नुकसान कर दिया, यानी कि जो जज है वो बाइस्ड हो गया, किसी के साथ उसने दिया है और गलत अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान कर दिया, तो फिर ऐसे मामला में हाई कोर्ट खुद इन्वॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा आखिरी पॉइंट आप देख सकते हैं, देयर इज़ एन ऑब्वियस एरर ऑन द रिकॉर्ड। और अगर हाई कोर्ट को दिख जाए कि जो बंदे के रिकॉर्ड हैं उसमें एरर है
और उस एरर के बावजूद भी उस बंदे को नौकरी से निकाल दिया गया है, यानी कि उस बंदे के रिकॉर्ड्स में बताया गया कि ये बंदा सही नहीं है, लेकिन हकीकत में वो बंदा ठीक है और उसके रिकॉर्ड में मसला है। तो अगर रिकॉर्ड्स में इशू है फिर भी उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसे मामलात में हाई कोर्ट घुसेगी, इन्वॉल्व होगी और कहेगी कि भाई रिकॉर्ड गलत थे और आपने बगैर चेक किए ही उस बंदे को नौकरी से निकाल दी। क्योंकि हाई कोर्ट तो यही देखेगी ना कि जिस सर्विस ट्राइब्यूनल काम सही से करिए कि नहीं, इसलिए हाई कोर्ट सीनियर कोर्ट है और ये सर्विस ट्राइब्यूनल उससे छोटी है और उस पर कंट्रोल रखती है हाई कोर्ट। फिर आपने बताना है जुडिशियल रिव्यू, ये हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब भी आपको सवाल आए ना कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, समझ जाए कि ये जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ना, जो हमारी नॉर्मल हुकूमत है, गवर्नमेंट का इदारा है जिसमें आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, सारे लोग हैं, इन पर हाई कोर्ट यानी कि आम जो जुडिशरी है वो कैसे कंट्रोल रखती है। अगर आपको जुडिशियल रिव्यू नहीं आती समझ तो मैं यहाँ से समझा देती हूँ। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर है जो कोर्ट्स के पास होती हैं, और ये पावर्स कोर्ट्स को किस लिए दी गई, ये पावर जुडिशियल रिव्यू की कोर्ट को इसलिए दी गई ताकि वो दूसरे इदारों पर नज़र रख सके। अब हमने पिछले सब्जेक्ट्स में जैसे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ जानी थी कि 3 ब्रांचेस हैं जिनको सेपरेशन ऑफ पावर्स दी गई। अब वो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं किन किन को दी गई थी, जुडिशरी को दी गई थी, लेजिस्लेटिव को दी गई थी और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को दी गई थी। जुडिशरी के अंदर आती हैं कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव में आती है लॉ बनाने वाले इदारे, और एग्जीक्यूटिव में आते हैं लॉ पे अमल करने वाले इदारे जैसे कि आर्मी और नॉर्मल गवर्नमेंट के इदारे। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू की पावर जब जुडिशरी को दी जाती है उससे क्या होता है कि जुडिशरी में जो कोर्ट्स होती हैं, सबसे बड़ी कोर्ट, वो अपनी इस पावर से लेजिस्लेटिव ब्रांच से और एग्जीक्यूटिव ब्रांच से सवाल पूछ सकते हैं कि आपने फला एक्शंस क्यों किए। और जहन में रख लें कि ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं ये सिर्फ सबसे बड़ी कोर्ट के पास ही होती हैं, यानी कि जो सबसे छोटी कोर्ट्स हैं उनके पास ये पावर्स नहीं होंगी, सबसे बड़ी कोर्ट्स के पास ही होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने लिखनी है। और मैंने ये सारा कुछ इसलिए दोहरा दिया ताकि आपके जहन में दोबारा से वापस आ जाए सारी इन्फॉर्मेशन। तो आपको सवाल अगर आ सकता है इस तरह का कि डिफाइन दी कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बाय द जुडिशरी। अगर इस तरह का सवाल है तब भी आपने उसमें जुडिशियल रिव्यू ही देना है। या अगर वैसा नहीं आया तो इस तरह से आ गया कि व्हाट आर द पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तब भी उसमें जुडिशियल रिव्यू लिखना है। तो याद रखें सवाल घुमा के आता है लेकिन लिखने का अंदाज अंदर से सेम ही होगा। आपने जुडिशियल रिव्यू जो मैंने एक्सप्लेन कर दी वही सेम बात यहाँ पे बता देनी है जुडिशियल रिव्यू की, कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि दूसरे अदारों पे, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव अदारों पे कोर्ट नज़र रखती है, उनसे सवाल जवाब करते हैं, यही चीज़ जुडिशियल रिव्यू होती है। आप इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं जैसे कि रिव्यू वर्सेस अपील। In an appeal, the court can look at whether the decision was right or wrong. In review, the court does not check if the decision is correct. It only checks if the authority acts according to the law. अब यहाँ पे आपने जुडिशियल रिव्यू को और जुडिशियल अपील को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। अपील का मतलब जैसे कि लोअर कोर्ट में अगर केस का डिसीजन सही नहीं हुआ तो आप उस कोर्ट के डिसीजन को बड़ी वाली कोर्ट में अपील कर सकते हो, वही बात यहाँ लिखी इसकी फर्स्ट लाइन में, सही है। लेकिन दूसरी लाइन में आपने जुडिशियल रिव्यू को एक्सप्लेन करने इसमें बताना है जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि कोर्ट अपने केसेस को रिव्यू करने की बजाय जो दूसरे इदारे हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो गया या जो लेजिस्लेटिव ब्रांच हो गया, उनके काम को चेक करती है, नज़र रखती है, सही है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम हमने जो रिव्यू का टॉपिक पढ़ा है CPC में, CRPC में, उसमें तो यही बताया गया कि रिव्यू का मतलब होता है कि कोर्ट अपने ही केसेस को डील करिए, वो रिव्यू अलग है, सही है, वो रिव्यू अलग होता है। यहाँ पे जो मैं रिव्यू समझा रही हूँ वो आपको ये वाला रिव्यू समझा रही हूँ कि दूसरे इदारों पे कोर्ट नज़र कैसे रखती है, इसलिए प्लीज़ उस चीज़ को इसके साथ कंपेयर करके कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ब्रदर नेक्स्ट टॉपिक जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। इसमें बताना है कोर्ट्स चेक इफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज फॉलो द पावर गिवन टू देम बाय लॉ। If they stay within their limits, court do not interfere, but court only steps when the legal problem is अच्छा, यहाँ पे आसान करके बता देती हूँ कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि कोर्ट जो है दूसरे इदारों पे यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जिसको आसान अल्फाज में हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच कहते हैं, सही है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जिसका दूसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इन पे चेक रखने के काम को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। यानी कि कोर्ट जब इस तरह के इदारों पे चेक रखती है इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और इस चेक में होता क्या क्या है, कोर्ट ये चेक करती है कि क्या ये जो इदारा है लॉ के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये लॉ के मुताबिक नहीं करेगा तो कोर्ट फिर ऐसे लोगों को कहेगी कि आप गलत कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। अगर ये अपने लॉ के मुताबिक ही चल रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं चल रहे उसके मुताबिक तो फिर कोर्ट
अमल दखल करेगी और उनसे सवाल करेगी कि भाई आप लोगों को तो हमने ये पावर्स दी नहीं है, ना ही लॉ ने दी हैं, तो आप कैसे इन पावर्स को यूज़ करें। यानी कि अगर इन इदारों को सिर्फ ये पावर्स दी गई हैं कि ये फ़लाँ लोकेशन पे वर्क करें, और जिन लोकेशन पे इनको पावर्स दी गई ये सिर्फ उधर ही वर्क कर सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ के किसी और एरिया में ये अपना काम स्टार्ट करते हैं। सपोज़ एक डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ लाहौर के एरिया में ही वर्क कर सकता है। अब वो लाहौर को छोड़कर रावलपिंडी में आ गया है इदारा, और ना ही उनके पावर्स लॉ में मौजूद थे कि ये इस एरिया में आएंगे, फिर भी वो उस जगह पे आके अपना जो है रोब दबा रहे हैं, अपना कह रहे हैं मैं हम तो पावरफुल है, हम जो मर्जी करें। तो इस तरह से जो इदारे होते हैं ना, जो अपने पावर्स को मिसयूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह के पावर्स को कंट्रोल में रखने के लिए हम जुडिशल रिव्यू को लेके आए हैं, ताकि जो कोर्ट्स हैं वो इस तरह के इदारों पे नज़र रख सकें, उनको अपने हद में मेंटेन रखें, उनसे क्या अपने लिमिट में आप रहें, ताकि आपको नुकसान ना हो, ना ही लोगों को हो। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ द जुडिशल रिव्यू इन पाकिस्तान। फिर हमने बताना है कि जो जुडिशल रिव्यू है वो पाकिस्तान में ब्रिटेन और यूएसए से है, यानी कि जो ब्रिटेन है यानी कि यूके है, और जो यूएसए है, उन्होंने ही इस जुडिशल रिव्यू को बनाया, और इन्हीं की वजह से ये सब पाकिस्तान में भी आ गया। दूसरा की बात आसान करके बता दें। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन द जुडिशल रिव्यू। आपने बताना है कि जो आर्टिकल 199 है और आर्टिकल 184 से लेके 85 वाला, और जो आर्टिकल 212, ये जितने आर्टिकल्स हैं ये जुडिशल रिव्यू को डील करते हैं। पहला वाला जो आर्टिकल है वो कहता है कि हाई कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू की पावर्स हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पे नज़र रख सकती है। उसके अलावा जो आर्टिकल 184 और 185 वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर्स हैं कि वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इदारों पे नज़र रख सकती है, और साथ इनके पास ये पावर्स भी होती हैं इन कोर्ट्स के पास कि ये लोगों के ह्यूमन राइट्स को सेफ रख सकती है। यानी कि किसी भी इंसान की ह्यूमन राइट्स को वायलेट अगर कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। फिर आता है आर्टिकल 212 रिव्यू ऑफ ट्राइब्यूनल डिसीजंस, और इन दोनों कोर्ट्स के पास ये पावर्स होंगी कि वो ट्राइब्यूनल डिसीजंस यानी कि सर्विस ट्राइब्यूनल जो है उनके डिसीजंस पे ये नज़र रख सकती हैं, रिव्यू कर सकती हैं। ठीक है, तो ये पावर्स आपने बतानी है। फिर आता है हाई कोर्ट अंडर जुडिशल रिव्यू। इसमें आसान करके दोबारा से वही बातें दोहरा देनी है कि हाई कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू की पावर होती है, जिसकी मदद से वो गवर्नमेंट के इदारों पे यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट पे नज़र रख सकती है। फिर हमने ये बताना है कि हाई कोर्ट आर्टिकल 199 की मदद से ही जुडिशल रिव्यू कर सकती है। सही है। फिर आता है कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। द हाई कोर्ट कैन कंट्रोल एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इफ़ इट एक्ट्स बियॉन्ड इट्स पावर। अब यहाँ पे यही बात बतानी है कि हाई कोर्ट तब ही जुडिशल रिव्यू यूज़ करेगी जब हाई कोर्ट को लगा कि दूसरे जो इदारे हैं वो अपने दिए गए पावर से ज़्यादा पावर्स यूज़ करें। यानी कि एक इदारे को कहा गया कि आप इतनी लिमिट तक ही पावर यूज़ कर सकते हैं, अगर इसके अलावा आप कोई और पावर किसी और इदारे की यूज़ करेंगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि लॉ में ये तो बताई नहीं गई कि आपके पास ये पावर्स हैं, फिर भी आप वो चीज़ यूज़ करोगे तो फिर कोर्ट ऐसे मामला में इंटरफेयर करेगी। उसके अलावा अगर कोर्ट को देख गया कि कोई इदारा अपने पावर्स को मिसयूज़ कर रहा है तब भी इन्वॉल्व हो गया। अगर कोर्ट को देख गया कि कोई इदारा जो है सही से लॉ को फॉलो नहीं करा तभी वो बीच में घुसेगी। ठीक है। फिर आता है स्कोप ऑफ जुडिशल रिव्यू। फिर हमने बताया कि जुडिशल रिव्यू का कितना स्कोप है, यानी कि कहाँ कहाँ हम जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं। फिर हमने बताया कोर्ट कैन रिव्यू एक्शंस टू सी इफ दे फॉलो नेचुरल जस्टिस, दिस कैन डन थ्रू रिट्स और सिविल सूट्स। यानी कि कोर्ट्स जो है ये देखती है कि क्या बाकी इदारे नेचुरल जस्टिस दे रहे हैं। अब नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही होगा। नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि हर इंसान को बराबर ट्रीट करना, किसी को इस तरह ट्रीट नहीं करना कि वो बंदा अमीर है तो उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले और गरीब को नहीं मिले, बल्कि नेचुरल जस्टिस से सब ये सिखाता है कि हर बंदे को बराबर ट्रीट करना चाहिए, और कभी भी किसी बंदे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये औरत है ये मर्द है तो उनको हम फ़र्क करेंगे, नहीं, बल्कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम कहते हैं सारे इंसान बराबर हैं। तो ये तो मैंने शॉर्ट करके बता दिया। तो यही काम होता है कोर्ट्स का कि वो ये देखे कि सारे इदारे नेचुरल जस्टिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि सारे इंसानों को बराबर का हकूक़ मिल रहा है कि नहीं। और कोर्ट्स किस तरह से मदद करते हैं इंसानों को कि कोर्ट्स रिट्स की मदद से और कोर्ट्स के केसेस की मदद से इंसानों को इंसाफ पहुँचाती है। फिर हमने बताना केसेस फॉर जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू इज़ अलाउड इन केसेस इफ़ इलीगैलिटी प्रोसीजरल मिस्टेक, यानी कि कोर्ट्स उस तरह के केसेस में घुसेगी जहाँ पे कोर्ट्स को लगा कि यहाँ पे लॉ का यूज़ ही नहीं हुआ, यानी कि लॉ को मिसयूज़ किया गया है, गलत तरीके से यूज़ किया गया है, उसको हम कहते हैं इलीगैलिटीज़। प्रोसीजरल मिस्टेक का मतलब ये है कि एक कोर्ट है, ठीक है, उसे देखा कि किसी और गवर्नमेंट के इदारे ने अपने सिस्टम को यानी कि अपने आप को चलाने वक्त जो प्रोसीजर्स लिखे गए हैं, जो लॉज लिखे गए उनको फॉलो नहीं किया और मिस्टेक कर दी है, तो इस तरह से कोर्ट्स उनके मामला में घुसेगी और उनसे कहेगी कि आपने ये हरकत क्यों की, आपने मिस्टेक कर दी है वगैरह वगैरह, तो इस तरह की काम करेगी। अच्छा, फिर आता है कोर्ट्स कैन स्ट्राइक डाउन एक्शंस इफ़ देयर इज़ बायस, malice, arbitrariness and the extreme unreasonableness। अब आप सोच रहे होंगे इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है।
यहाँ पे आपने बताना है कि कोर्ट उन जगहों पे एक्शंस लेगी, यानी कि उन जगहों पे जुडिशियल रिव्यू करेगी जहाँ पे कोर्ट को लग गया कि फ़लाँ बंदे ने रिश्वत ली है, ब्यास का मतलब है रिश्वत ली है, या फिर मिलाइस एक्ट किया। मिलाइस मीन्स कि अपने पावर को यूज़ करके किसी मासूम इंसान का नुकसान कर देना, ठीक है, इसको हम मिलाइस कहते हैं। उसके अलावा आर्बिट्रेनीज, इसका मतलब है कोई ऐसे एक्शन करना जिसके पीछे कोई वजह ना हो। तो ऐसी जगहों पे भी कोर्ट एक्शन लेगी, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ले लिया और कोई वजह भी नहीं बताया कि उन्होंने वो एक्शन क्यों लिया, तो उस जगह पे इन्वॉल्व होगी। उसके अलावा एक्सट्रीम अनरीजनेबलनेस के सिचुएशन पे भी एक्शन लेगी। अब इसका मतलब है या फिर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एक्शन ले लिया जो लोगों को नुकसान दे रहा है, लोगों के साथ ज्यादती हो रही है गवर्नमेंट के एक्शन से, इसको कहते हैं एक्सट्रीम अनरीजनेबलनेस। तो यहाँ पे भी कोर्ट गवर्नमेंट से सवाल करेगी कि आपने ऐसे एक्शंस क्यों लिए, ठीक है। तो इस तरह के मामला में कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। फिर आता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। फिर हमने बताना है कि आर्टिकल 99 हाई कोर्ट को ये आर्टिकल 99 की मदद से पावर्स इसलिए दी गई हैं जुडिशियल रिव्यू की, ताकि वो इंसानों के, यानी कि हम जैसे आम सिटीजन्स की मदद कर सके कोर्ट, क्योंकि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट की, वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ कर सकती हैं। इसलिए इस ऐसे इदारों को कंट्रोल में रखने के लिए हमें इस तरह के आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है जो कि इन कोर्ट्स को पावर्स दे सके कि वो हमें महफूज रख सकें। तो इस तरह की बातें इसकी 2 लाइन्स में मैंने लिखी हैं। फिर आता है एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसमें लिखा है जुडिशियल रिव्यू इज़ यूजुअली डन थ्रू रिट्स, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की पावर्स कोर्ट रिट की मदद से यूज़ करती है। यानी कि किसी इदारे को अगर रोकना है किसी कोर्ट ने तो वो उस पर रिट नाफिज कराएगी। यानी कि मैं आपको यहाँ पे 2 डायग्राम्स बना के दिखाती हूँ। समझ ले कि ये जो इदारा है ये कोर्ट है, और ये इदारा जो है गवर्नमेंट का कोई इदारा है, ठीक है, नॉर्मल गवर्नमेंट का कोई इदारा है। अब वो गवर्नमेंट का इदारा एक आम सिटीज़न के लिए रुकावट बनी है, यानी कि एक बंदा जो है गवर्नमेंट के पास मदद लेने के लिए गया है। अब वो गवर्नमेंट का इदारा की ड्यूटी बनती है उस बंदे की मदद करे, लेकिन वो गवर्नमेंट का इदारा नहीं करेगा मदद, क्योंकि वो अपने पावर्स को मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस इदारे का काम है कि वो फ़लाँ बंदे की मदद करे। अब वो जो फ़लाँ बंदा है जिसको नाम दे देते हैं ए, अली कर देते हैं, ठीक है। सपोज़ अली जो है इस गवर्नमेंट के इदारे में किसी काम से गया है, अभी गवर्नमेंट का इदारा इसका काम नहीं करता, तो ये बंदा अली कोर्ट के पास जाएगा और कहेगा कि फ़लाँ इदारे ने मेरा काम नहीं किया। तो कोर्ट उस इदारे पे रिट नाफिज कराएगा और उसे कहेगा कि आप फ़लाँ बंदे अली का काम क्यों नहीं कर रहे, आपके पास पावर्स हैं कि आप उसका काम करके दें, आप क्यों नहीं कर रहे। तो इस तरह से कोर्ट जो है इन रिट की मदद से जुडिशियल रिव्यू करती है दूसरी गवर्नमेंट के इदारे पे। तो ये बातें इसके यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रेमेडीज़ या पब्लिक लॉ रेमेडीज़। कंटिन्यू तो सेम ही चीज़ हो रही है, लेकिन मैंने साथ में आपको दूसरे टॉपिक का नाम इसलिए बता दिया कि आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, या आपको सवाल आ सकता है डिफाइन द पब्लिक रेमेडीज़, या एक और तरह का भी आ सकता है डिफाइंड रेमेडीज़ ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। तो याद रखें कि जब भी किसी इंसान को, किसी भी सिटीज़न को कोई रेमेडी चाहिए, रेमेडी मीन्स कोई सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन किस चीज़ पे चाहिए, यानी कि उस बंदे का किसी गवर्नमेंट के इदारे ने अगर कोई काम करके नहीं दिया या किसी को वो रोकना चाह रहा है वो बंदा, तो वो बंदा को रेमेडी कैसे मिलेगी? ज़ाहिर बात है उसको रेमेडी रिट से ही मिलेगी, जुडिशियल रिव्यू से ही मिलेगी, यानी कि कोर्ट से मदद लेके मिलेगी। तो इस तरह के 3 तरह के सवाल आ सकते हैं। तो याद रखें सारा टॉपिक सेम ही है। रिट जुरिस्डिक्शन का दोबारा हेडिंग दे देनी है, फिर इसमें हमने आर्टिकल 199 का बता देना है। इससे बताना है कि हाई कोर्ट जो है उसको आर्टिकल 199 की मदद से रिट जुरिस्डिक्शंस की पावर्स दी गई हैं। अगर ये आर्टिकल ना होता तो हाई कोर्ट के पास भी रिट जुरिस्डिक्शन की पावर्स ना होती, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की पावर्स ना होती। तो समझ आए कि ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल ने हाई कोर्ट्स को पावर दे दी। फिर आता है एक्सटेंट ऑफ हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन मैटर्स मेंट फॉर सर्विस ट्राइब्यूनल्स बट इज जुरिस्डिक्शन इज नॉट कम्प्लीटली बार्ड। यहाँ पे ये बताना है आपने कि हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसके अलावा क्या हाई कोर्ट पावर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 199 ने तो पावर्स दे दी हैं कि वो गवर्नमेंट के इदारों से रिट की मदद से, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की पावर की मदद से क्वेश्चंस कर सकती है। लेकिन इस आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट बार बार सर्विस ट्राइब्यूनल के मामलों में ज़बरदस्ती घुसे, लेकिन यह आर्टिकल ये सिखाता है कि सर्विस ट्राइब्यूनल अगर किसी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, उस मामलात के अंदर
हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हाई कोर्ट को दिख गया कि सर्विस ट्राइब्यूनल ने, वहाँ पे जो जजेस हैं उन्होंने किसी से रिश्वत लेके किसी बंदे का नुकसान कर दिया है या कुछ भी गलत एक्शन कर दिए हैं गवर्नमेंट के इदारों ने, तो उन सारे मामलात के अंदर हाई कोर्ट घुस सकती है। लेकिन हाई कोर्ट को ये हक नहीं है कि वो बार बार सर्विस ट्राइब्यूनल के मामला में घुसे, क्योंकि सर्विस ट्राइब्यूनल को पूरा इख्तियार है कि वो अपने मामला को खुद हैंडल कर सकती है। लेकिन तभी हाई कोर्ट घुसेगी जब सर्विस ट्राइब्यूनल गलत एक्शंस ले। ठीक है, इस तरह की बातें आप 1-2 लाइन्स में लिख सकते हैं। फिर आता है केस वेयर हाई कोर्ट कैन हियर रिट्स। आपने बताना है कि किन केसेस में रिट्स की मदद ले सकती है हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट रिट यूज़ कर सकती है। आपने बताना है नो फाइनल ऑर्डर फॉर डिपार्टमेंट, पर्सनल पनिश्ड इज़ नॉट अ सिविल सर्वेंट अंडर द लॉ। अच्छा, जो मेन डिपार्टमेंट जैसे कि सर्विस ट्राइब्यूनल, उसने अगर कोई डिसीजन नहीं दिया सही से, या डिसीजन देते वक्त ब्रेक आ गई है, डिसीजन दिया ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन पे हाई कोर्ट रिट नाफिज कर सकती है उस बंदे के लिए। पर्सन पनिश्ड इज़ नॉट अ सिविल सर्वेंट, और जिस बंदे को सज़ा मिली है वो सिविल सर्वेंट नहीं है, तो ऐसे मामला में हाई कोर्ट उस बंदे की मदद करने के लिए रिट नाफिज कर सकती है। सही है। अगर वो सिविल सर्वेंट है तो फिर ज़ाहिर बात है सर्विस ट्राइब्यूनल में ही उसका केस जाएगा। ठीक है। फिर आता है ऑर्डर मेड बाय एन इनकम्प्लीट अथॉरिटी, यानी कि जो सर्विस ट्राइब्यूनल है उसके पास अगर पावर्स नहीं है उस केस को डील करने की, जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट अथॉरिटी, यानी कि उस इदारे के पास पावर्स नहीं है, तब हाई कोर्ट उस केस के ऊपर रिट नाफिज कर सकती है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिट कैसे नाफिज होती है, यानी कि अब तक मैंने सिर्फ 2 ही रिट समझाई हैं। रिट की मदद से किसी इंसान को रोकना, रिट की मदद से किसी इंसान से कोई काम कराना। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि रिट जो है हम उस जगह पे नाफिज क्यों कर रहे हैं जहाँ पे ना हमने किसी इंसान को रोकना है ना किसी इंसान से कोई काम कराना है। अब देखिए 5 तरह की रिट है। उन 5 रिट्स में से एक रिट ऐसी है जो रिट हमें ये सिखाती है कि हाई कोर्ट दूसरे इदारे से ये कह सकती है कि तुम्हारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, यानी कि इस केस को डील करने की पावर्स नहीं है, तो अपनी ये जो केस है हमारी तरफ भेज दो। ये भी एक रिट होती है। ठीक है। तो ये भी जो रिट है वो इस तरह से हेल्प करती है हाई कोर्ट को कि वो दूसरे अदारों से उनके मामलात को अपनी तरफ ला सकती है और उनसे कह सकती है आपके पास पावर्स नहीं है तो आप हमारी तरफ आए इस केस को लेके। तो इस तरह से हाई कोर्ट उन अदारों को रोक सकती है जिनके पास पावर्स नहीं है, यानी कि जो इनकम्प्लीट अथॉरिटीज़ हैं। ऑर्डर कंसर्न्स अ पर्सनस फिटनेस फॉर अ पोस्ट, appellant authority refuses to hear the case, order passed before 1 जुलाई। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे ये बाकी सारा क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि एक बंदा जो है एक पोस्ट के लिए फ़िट है, लेकिन फिर भी उस बंदे को उस पोस्ट में यानी कि उस पोजीशन पे नहीं बिठाया जा रहा। यानी कि सपोज एक बंदा मेजर है और वो आर्मी के ऊपर वाले रैंक यानी कि कर्नल वाले रैंक पे या बड़े वाले इदारे में पहुंचना चाह रहा है और वो फिट भी है, फिर भी उसको कोई पहुंचने नहीं दे रहा, तो फिर ऐसा बंदा हाई कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा अपेलेंट अथॉरिटी रिफ्यूजेस टू हियर द केस। उसके अलावा जब भी बंदा है जो ऑफिसर है सपोज वो सर्विस ट्राइब्यूनल के पास गया और वहाँ पे एक डिसीजन दे दिया सर्विस ट्राइब्यूनल ने, यानी कि सर्विस को ट्राइब्यूनल यानी कि इस कोर्ट ने। अब वो जो बंदा है उसको इस कोर्ट के डिसीजन से नुकसान पहुंच रहा है, तकलीफ पहुंच रही है, तो वो इस डिसीजन को लेके अपेलेंट कोर्ट पे गया। अपेलेंट एक और कोर्ट है जो अपील्स वगैरह सुनती है, लेकिन अपेलेंट कोर्ट क्या करता है उस बंदे से कहता है कि हम आपकी अपील नहीं सुनेंगे, यानी कि जो डिसीजन ऑलरेडी एक कोर्ट ने दे दिया है, सर्विस ट्राइब्यूनल ने दे दिया है, उसी डिसीजन के ऊपर अपेलेंट कोर्ट के पास गया, वो कहता है हम नहीं सुनेंगे। तो ऐसा बंदा जब मजबूर हो जाए, जब उसके अपेलेंट कोर्ट ना सुने, तो वो हाई कोर्ट से मदद ले सकता है। ठीक है। तो इस तरह की बातें यहाँ लिखी और आखिर में लिखे अगर कोई भी ऑर्डर या डिसीजन 1 जुलाई से पहले दे दिया गया है 1969 से पहले, तो वो पे कोर्ट में केस लेके जा सकते हैं। वैसे ये लाइन बिल्कुल बेतुकी है, अब ना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में ये मैं कि जिस बुक से मैंने ये लिया है डाटा लिया है उस बुक ने इस पॉइंट को ऐड किया था तो मैंने भी ऐड कर दिया। ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट स्किप किए थे, इसको रहने दिया, तो ये मुझे बेतुकी लाइन लगी, इसको पीछे आप स्किप कर दें। फिर आता है कंडीशंस फॉर एक्सरसाइजिंग रिट जुरिस्डिक्शन। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये सारा जो डाटा है जिस बुक से लिया वो एक बुक नहीं थी, कम से कम मैंने 5-6 बुक से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डाटा कंबाइन किया है, इसलिए कोई ना कोई चीज़ मैं स्किप कर देती हूँ, कोई चीज़ रह जाती है, इसलिए जो डाटा पीछे लिखा हुआ है ना ये रह गया था हटाना, इसलिए पीछे का ये लाइन हटा दें। कंडीशंस आपने जब देनी है रिट्स की तो आपने बताना है कि कोर्ट तभी मदद करती है जब कोर्ट को दिख जाए कि ये बंदा वाकई में ग्रीव्ड है,
अब आप सोच रहे हैं एग्रीव्ड का क्या मतलब है। एग्रीव्ड का मतलब है एक बंदा बहुत दुखी है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, उसको एग्रीव्ड कहते हैं। तो कोर्ट को दिख गया कि फ़लाँ बंदा जो हमारे पास आया है इसकी कोई और कोर्ट सुन भी नहीं रहा और इसने बहुत ट्राइज किए हैं, तो फिर कोर्ट फिर ऐसे बंदे की सुन लेगा। सही है, क्योंकि कोर्ट को पता चल जाएगा ये बंदा एग्रीव्ड है, ठीक है, ये पार्टी एग्रीव्ड है। फिर आता है रिलीफ दे सीक इन लीगली अलाउड। उसके अलावा कोर्ट को जब दिख जाए कि जो बंदा हमारे पास आया है ये मुजरिम भी नहीं है, अच्छा इंसान है और इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और दूसरी कोर्ट्स इसकी सुन नहीं रही जिनके पास पावर्स भी सुनने की, तब कोर्ट फिर ऐसे बंदे की हेल्प भी करेगा। यानी कि कोर्ट को जब दिख गया कि ये बंदा लीगली अलाउड है कि कोर्ट में यानी कि हायर कोर्ट में केस कर सकता है और इसको बाकी कोर्ट ने हेल्प नहीं की, तो फिर ऐसे बंदे को कोर्ट हेल्प करेगी, ठीक है। फिर आता है नो अदर लीगल रेमेडीज अवेलेबल। और कोर्ट को दिख जाए कि ये बंदा बाकी जगहों पे गया लेकिन सारे लोग इसको लॉ से रिलेटेड कोई मदद नहीं दे रहे, तो फिर हाई कोर्ट उसको मदद करेगी। फिर आता है मैटर्स आर नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर सर्विस ट्राइब्यूनल। और हाई कोर्ट को दिख गया कि जो मैटर जिस मसले के लिए बंदा आया है हाई कोर्ट के पास, वो मसला ऐसा है जिसको हाई कोर्ट भी डील कर सकती है। यानी कि वो मसला ऐसा है जो सर्विस ट्राइब्यूनल के अलावा भी कोई और कोर्ट डील कर सकती है, तो फिर ऐसे मामला में भी हाई कोर्ट इन्वॉल्व होएगी। सपोज एक ऐसा केस आया है जिसकी पावर्स सिर्फ और सिर्फ सर्विस ट्राइब्यूनल को दी गई हैं, तो फिर वो केस सर्विस ट्राइब्यूनल में ही जाएगा। लेकिन अगर एक केस ऐसा आया है जो सर्विस ट्राइब्यूनल के साथ साथ हाई कोर्ट में भी जा सकता, तो फिर हाई कोर्ट लाजमी उस केस को सुन लेगी, ठीक है। ये तो हाई कोर्ट ऑब्वियसली रिजेक्ट करेगी और कहेगी भाई हम लोग तो सुनेंगे ही, लेकिन आप लोगों ने तो पहले उस सर्विस ट्राइब्यूनल में जाना है, क्योंकि सर्विस ट्राइब्यूनल के पास मेन पावर्स हैं आपके केस को डील करने की। लेकिन जो केस आया है वो सर्विस ट्राइब्यूनल के साथ साथ हाई कोर्ट में भी जा सकता, तो फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हो लेके। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस कैन नॉट बी मेड अगेंस्ट द प्राइवेट कंपनी। इश्यूज नॉट राइज्ड अर्लियर इन लोअर फॉर्म कैन नॉट बी राइज्ड फर्स्ट इन हाई कोर्ट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन का मतलब ये है कि ऐसे केसेस जो कंपनी से रिलेटेड हो, प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड हो, तो उनके मामला आप हाई कोर्ट में लेके जा सकते हो। उसके अलावा अगर आपका केस पहले सर्विस ट्राइब्यूनल में नहीं गया और आप एक सिविल सर्वेंट हो, यानी कि आप आर्मी के ऑफिसर हो या नेवी के ऑफिसर हो, और आपका केस सिविल ट्राइब्यूनल में यानी कि सर्विस ट्राइब्यूनल में नहीं गया, तो फिर आप डायरेक्टली उस केस को हाई कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। ये एक असूल है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट का ऑफिसर है उनके लिए अलग से कोर्ट्स बनाएंगे जिनका नाम है सर्विस ट्राइब्यूनल। अगर वो बंदा सर्विस ट्राइब्यूनल में नहीं जाता और सीधा ही हाई कोर्ट में जाता, तो हाई कोर्ट भाई उस बंदे से कहेगी भाई हम लोगों के पास अब डायरेक्ट ना आओ, पहले आपका जो बनाई हुई कोर्ट्स हैं उसके पास जाओ, अगर वहाँ से मसला हल नहीं होता फिर आप हमारे पास अपील लेके आओ। तो इस तरह से यहाँ पर बात देखी है। हाई कोर्ट कैन नॉट रिव्यू सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। और हाई कोर्ट के पास पावर्स नहीं है कि वो अपनी से बड़ी कोर्ट जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट उसके मामलों को हैंडल कर सकती है। यानी कि इनके पास पावर्स नहीं है कि अपने से बड़ी कोर्ट के डिसीजंस को, रूलिंग्स को नहीं रिव्यू कर सकती, ठीक है। इफ स्टेटरी रेमेडीज आर इनएडिक्वेट रिट कैन बी फाइल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि लॉ की जो लॉ ने जो सोल्यूशन दिया है किसी बंदे के मसले को हल करने के लिए, जो सोल्यूशन दिया है लॉ ने, वो सोल्यूशन काफ़ी बेतुका सा है। तो ऐसे मामला में हाई कोर्ट क्या कर सकती है, अपनी रिट की मदद से उस बंदे की हेल्प कर सकती है, ठीक है। यानी कि जहाँ लॉ हेल्प ना करे वहाँ हाई कोर्ट की रिट हेल्प कर सकती है उस बंदे को। दूसरा की बात इसकी लास्ट लाइन में लिखी है। फिर आता है पावर्स अंडर द आर्टिकल 199। अब बताना है कि आर्टिकल 199 से क्या होता है कि आर्टिकल 199 रिट जुरिस्डिक्शन की पावर देता है हाई कोर्ट को। ये सेम बात आपने दोबारा दोहरा देनी। फिर आता है मीनिंग ऑफ रिट्स। अब मीनिंग ऑफ रिट्स में आपने बताना है कि रिट एक तरह का रिटन ऑर्डर होता है जो कोर्ट ही पास कर सकती है, नहीं कोर्ट के पास ही रिट्स देने की पावर होती है। और ये जो रिट्स देने की पावर्स हैं ये रिटन फॉर्म में दी जाती है। यानी कि जिस बंदे के खिलाफ आपने रिट नाफिज करानी है ना, रिट दिलवानी है, सपोज किसी बंदे को आप रोकना चाह रहे हो, तो वो कोर्ट क्या करेगी, उस बंदे का नाम आपसे पूछ के उस कागज़ में डाल देगी और उस कागज़ के ऊपर जज का सिग्नेचर होगा और स्टैंप लगा होगा और उसकी टॉप पे रिट का नाम दे दिया गया होगा। यानी कि अगर किसी को रुकवाना है तो रिट के साथ लिखा हुआ आएगा प्रोहिबिशन रिट। इसका मतलब है कि आप किसी को रुकवाना चाह रहे हो, इस रिट का नाम ही यही है, ठीक है, किसी को रोकना। तो वो जो कागज़ उस बंदे के पास जाएगा जिसको आपने रोकना है, अगर फिर भी उस कागज़ के मिलने के बाद भी वो बंदा वही चीज़ करता है जिससे उसको रोका जा रहा है, तो फिर उस बंदे को उठवा लिया जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये पावर्स होती हैं रिट्स की, सही है। और ये रिट्स की पावर्स इसलिए दी गई कोर्ट को ताकि वो इंसानों के लीगल राइट्स को प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। आपने डेफिनेशन देनी है रिट्स की। अ रिट इज़ अ कोर्ट्स ऑर्डर आस्किंग समवन टू डू और टू स्टॉप डूइंग समथिंग। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस यूज व्हेन नॉर्मल लीगल रेमेडीज आर नॉट इनफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रिट है वो इसलिए देता है कोर्ट ताकि किसी इंसान को रोका जा सके या उससे कोई काम करवाया जा सके। और जो रिट है ये इसलिए दी गई ताकि अगर लॉ मदद नहीं कर रहा
तो फिर वहाँ पे हम रिट से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रिट्स एंड पाकिस्तान। अब यहाँ से आगे आपने ये बताना है कि पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं, जो इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, इनके पास रिट की कौन कौन सी पावर्स मौजूद हैं। उनके आपने जो 5 रिट्स थी ना जो मैंने शुरू में बताई हैं, वो पाँचों के पाँचों रिट्स अब यहाँ से स्टार्ट करनी है आपने। इसमें हमने बताना है कि पाकिस्तान की जो 2 बड़ी कोर्ट्स है, जिसमें एक हाई कोर्ट आती है, दूसरी आती है सुप्रीम कोर्ट। तो जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं और एक ही सुप्रीम कोर्ट है, इनके पास पावर्स होती हैं कि ये रिट नाफिज कर सकती हैं। इन इंग्लैंड रिट वर इशूड बाय द क्राउन एज पार्ट ऑफ द रॉयल अथॉरिटी कॉल्ड द प्रेरोगेटिव्स रिट्स। अब याद रखें, जो यूके यूएसए का सिस्टम है, उसमें हमने ये जाना था कि जो किंग्स थे ना, वहाँ के किंग्स एंड क्वींस थी, उन्हीं के पास पहले रिट्स देने की पावर्स हुआ करती थी। बाद में फिर ऑब्वियसली कोर्ट्स को दे देंगी, और फिर बाद में हमारा अगर आप लॉ देखो तो हमारा लॉ सारा का सारा आया ही इंग्लैंड से था, ब्रिटिश के लोगों के साथ था। अब वो क्यों आया मैं हिस्ट्री में बता चुकी हूँ, क्योंकि उन्होंने इंडिया पे कब्जा कर लिया, अंग्रेज़ों ने, जो वाइट पीपल थे, ब्रिटिश पीपल थे, उन्होंने अंग्रेज़ों पे इंडिया के एरिया पे कब्जा किया, और वहाँ पे हम भी रहते थे। ज़ाहिरी बात, हम पाकिस्तानी पहले इंडिया का ही हिस्सा थे। जब उन्होंने कब्जा किया, अपना लॉ भी यहाँ पर नाफिज किया, तो ज़ाहिरी बात है जो लॉ उनका था वो भी हम ही पढ़े हैं। तो अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखो इंग्लैंड की, यूके की, तो उनकी हिस्ट्री के मुताबिक उनके जो किंग्स थे और जो क्वींस थी, जो क्राउन है, क्राउन में किंग्स क्वींस दोनों आते हैं, उन्हीं के पास ही पावर्स थी कि वो रिट्स नाफिज कर सकते थे। फिर बाद में क्या किया गया, गुजरते वक्त के साथ ये रिट्स की पावर्स कोर्ट्स को दे दी गई, और इसलिए हम लोगों ने तो डायरेक्ट कोर्ट्स को ही देखा है कि कोर्ट्स दे सकती हैं, बट हकीकत में ये पावर्स पहले किंग्स क्वींस के पास हुआ करती थी। ठीक हो गया, ये तो मैंने बहुत लंबा बता दिया। बात है टाइप्स ऑफ रिट्स। अब यहाँ से आगे टाइप्स आ जाती हैं, और फिर टाइप्स के बाद कंक्लूजन देके ख़त्म करना है। अब हम टाइप्स को एक एक करके समझते हैं। टाइप्स ऑफ रिट में सबसे पहले आती है रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस को हम कहते हैं जुडिशियल रिट इश्यूड एज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट कमांड्स अ गवर्नमेंट वर्कर टू डू देयर वर्क। यानी कि ये वो रिट होती है जिसमें कोर्ट दूसरे इदारे से कह सकती है फ़लाँ बंदे का आप काम करके दें। यहाँ पे आप तस्वीर देखें कि इस तस्वीर में रिट ऑफ मैंडेमस मैंने बताई है कि ये एक बंदा है जिसका गवर्नमेंट का इदारा काम करके नहीं दे रहा। ये कोर्ट के पास आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है योर ऑनर पुलिस इज़ नॉट टेकिंग माई कंप्लेंट। ये जो बंदा है ये ग्रीव्ड है, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये रो रहा है और कोर्ट को अपनी तकलीफ़ बता रहा है कि जो गवर्नमेंट का इदारा है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इदारा कौन सा है, पुलिस का। सही है, मैं बहुत से इदारे हैं बट यहाँ पे एग्जांपल मैंने सिर्फ पुलिस की दी है कि गवर्नमेंट में पुलिस का जो इदारा है वो इस बंदे का काम नहीं कर रही, इसकी कंप्लेंट नहीं सुन रही। फिर जज क्या करेगा, गवर्नमेंट के इदारे से रिट ऑफ मैंडेमस गवर्नमेंट के इदारे पे लगाएगा और उस पुलिस से कहेगा वी ऑर्डर यू टू टेक हिज कंप्लेंट। ये ऑर्डर जज साहब ने कैसे दिया, रिट ऑफ मैंडेमस की मदद से, यानी कि वो दूसरे इदारे को रिट ऑफ मैंडेमस करके ऑर्डर दे सकती है कि आप फ़लाँ बंदे का काम कर दें। फिर इससे क्या होगा कि वो गवर्नमेंट का इदारा कहेगा हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। इसने कहा श्योर मीन्स कि मैं ठीक है मैं कर दूंगा। अब ये बंदा कौन है, ये है पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है कि ये बंदा गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है। इसने कहा है कि ठीक है मैं कर दूंगा। यही वो बंदा था जो पहले इसको कह रहा था नहीं मैं इसका काम नहीं करके दूंगा, लेकिन अब जज के सामने ये भी मजबूर हो गया इस बंदे का काम करने के लिए। तो इस तरह से जो कोर्ट्स हैं वो आम इंसानों की मदद करता है। ये होगी रिट ऑफ मैंडेमस। आप चाहें तो रिट ऑफ मैंडेमस को एक ही दफ़ा बता के वाइंड अप कर सकते हैं, या मेरी तरह रिट ऑफ मैंडेमस को बहुत सी हेडिंग्स में लिख सकते हैं। जैसे कि दूसरी हेडिंग मैंने दी है मीनिंग ऑफ रिट ऑफ मैंडेमस की, जिसमें आपने बताना है कि मैंडेमस एक लैटिन ज़बान है, ये इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है। इंग्लिश में मैंडेमस को कहते हैं वी कमांड, यानी कि हुक्म देना। फिर आप रिट ऑफ मैंडेमस की मजीद हेडिंग दे सकते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ यही होता है कि आप गवर्नमेंट के इदारों से काम करवा सकते हो, ठीक है, ताकि जो काम उनको करना चाहिए अगर वो काम ना कर रही हो वो गवर्नमेंट का इदारा, तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप वो काम करें। इस तरह से रिट ऑफ मैंडेमस अपनी पावर यूज़ करती है कोर्ट। तो ये बात यहाँ पे सारी लिखी है। फिर आता है व्हेन रिट ऑफ मैंडेमस इज यूज, यानी कि रिट ऑफ मैंडेमस एक इंसान कब यूज़ कर सकता है। रिट ऑफ मैंडेमस एक इंसान कोर्ट की मदद लेके तभी ही यूज़ कर सकता है जब उस इंसान का वो इदारा या गवर्नमेंट का इदारा काम ना करके दे रही हो, ठीक है, तब आप यूज़ कर सकते हो, बेवजह नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद आता है हाउ इज रिट ऑफ मैंडेमस ऑब्टेन्ड, कि रिट ऑफ मैंडेमस कैसे हासिल की जाए। जिसमें लिखा है टू ऑब्टेन रिट ऑफ मैंडेमस अ पिटीशन मस्ट बी फाइल। का पिटीशन समझ लें कोई कंप्लेंट या एप्लीकेशन आप भेज रहे हो कोर्ट को, तो वही चीज़ होती है पिटीशन, जिसमें आप अपनी शिकायत लिख के कोर्ट को भेजते हो रिटन फॉर्म में, जिसमें कोर्ट आपकी रिटन फॉर्म में शिकायत देखती है और फिर आप कोर्ट की मर्ज़ी आपको बुला के पूछ ले, या उस रिटन शिकायत से ही कोर्ट चाहे तो उस गवर्नमेंट के इदारे से बात कर सकती है और रिट ऑफ मैंडेमस उस पर लगा सकती है उस इदारे पे, ठीक है। तो आपने पिटीशन देनी होती है सबसे पहले कोर्ट को, जिसकी मदद से आपने रिट ऑफ मैंडेमस हासिल करनी है। तो इस तरह से आप हासिल कर सकते हो रिट ऑफ मैंडेमस। आप एग्जांपल दे सकते हो रिट ऑफ मैंडेमस की। फॉर एग्जांपल फॉर गवर्नमेंट एजेंसी रिफ्यूजेस टू रिलीज अ पब्लिक रिकॉर्ड
दैट इट रिक्वायर टू बी डिस्क्लोज अंडर द लॉ अ पर्सन कैन फाइल अ रिट ऑफ मैंडेमस। अब यहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो सब इंसान देख सकते हैं या टच कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, होता है पब्लिक। तो अगर एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके साथ पब्लिक का नाम लग जाए, इट मीन्स कि वो रिकॉर्ड छुपाने लायक नहीं है, वो पब्लिक भी देख सकती है, ठीक है। लेकिन जिस गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है उस पब्लिक रिकॉर्ड को दिखाने का, वो दिखा नहीं रही आपको, तो आप उस गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में जाके रिट ऑफ मैंडेमस जो है लगवा सकते हो। तो कोर्ट क्या करेगी, उस इदारे से कहेगी कि हम आप रिट ऑफ मैंडेमस लगा रहे हैं कि आप ये गवर्नमेंट के जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं वो हमें दिखाएं। तो इस तरह से हम रिट ऑफ मैंडेमस यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे दी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन हिस्ट्री पाकिस्तान, अच्छा अब पाकिस्तान के अंदर रिट ऑफ मैंडेमस किस इंसान ने सबसे पहले यूज़ की, या कौन से मशहूर केस में यूज़ किया गया? तो सबसे पहले का तो नहीं पता, लेकिन जो मशहूर केस था मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का, इसी केस के अंदर रिट ऑफ मैंडेमस यूज़ की गई थी। अगर यहाँ से जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उन्होंने पार्ट 4 में केसेस तैयार किए थे, राइट। तो पार्ट 3 के भी होंगे और पार्ट 4 के जिन्होंने केसेस को पढ़ा है, तो उसमें मौलवी तमीज़ुद्दीन के खान के केस के अंदर ही रिट ऑफ मैंडेमस को यूज़ किया गया, सही है। तो आप वो केस लॉ लाजमी देखिएगा, उसी के अंदर आपको रिट ऑफ मैंडेमस का यूज़ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा उसका पोर्शन उठा के डाला हुआ है उस केस का। इस केस में क्या हुआ था कि रिट ऑफ मैंडेमस वाज इशूड या यूज्ड बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच वाज डिज़ोल्व बाय गवर्नर जनरल। अब ये जो मौलवी तमीज़ुद्दीन थे, ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी ना, इसको गवर्नर जनरल ने 1953 में ख़त्म करा दिया, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बंद करा दिया, डिस्क्लोज करा दिया, सॉरी डिज़ोल्व करा दिया। पर मौलवी तमीज़ुद्दीन इस वजह से बहुत तकलीफ़ में थे कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्यों गवर्नर जनरल ने ख़त्म कर दी। इसी वजह से मौलवी तमीज़ुद्दीन ने गवर्नर जनरल के ऊपर ही रिट ऑफ मैंडेमस का केस करवा दिया, यानी कि रिट नाफिज करवा दी इन पे। और उस रिट में पता क्या पूछा गया था? टू रिस्ट्रेन द इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द मेंबर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इनटू द फंक्शंस ऑफ मौलवी तमीज़ुद्दीन। इसको आसान अल्फाज में समझाऊं तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो गवर्नर जनरल ने हरकत की कि अचानक से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को ख़त्म करा दिया और उनके जो मेंबर्स हैं जो हरकत की है, इसको हम रोक देते हैं, कोर्ट ने ये कहा। और कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो इदारे हैं, यानी कि गवर्नर जनरल और जो उसके मेंबर्स हैं, वो मौलवी तमीज़ुद्दीन के मामला में इंटरफेयर नहीं कर सकते, सही है। तो ये चीज़ जो है हमने इस केस में जानी। अगर आप उस केस की तफसील देखना चाहते हैं तो आपको मैं इस केस की एक लिंक यहाँ पे लगा दूंगी मौलवी तमीज़ुद्दीन की, तो वहाँ से जाके आप वो केस जब देखेंगे तो आपको डिटेल से सही समझ आ जाएगी कि ये रिट कैसे यूज़ की थी। अब हमारी दूसरी रिट स्टार्ट हो जाती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन की। रिट ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब है किसी इंसान को रोकना। प्रोहिबिशन का मतलब, अगर आप प्रोहिबिशन का ही मतलब समझ लो तो आपको खुद ही रिट समझ लग जाएगी। प्रोहिबिशन का मतलब है रोकना। तो अगर प्रोहिबिशन रिट तो समझ जाए किसी बंदे को रोका जा रहा है, ठीक है, वही बातें यहाँ पे लिखेगी कि टू स्टॉप समवन, ठीक है। तो यहाँ पे आप तस्वीर भी देखें, तस्वीर मैं क्लोज करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे एक जो बंदा है ना, सर झुका के खड़ा हुआ है, सही है। क्यों खड़ा हुआ है? यहाँ पे दो हैं जजेस, सही है। अब ये जो दो जजेस हैं, ये लोअर कोर्ट है, समझ लें कि ये हाई कोर्ट है। गलती से मैंने इसको लोअर कोर्ट कह दी, ये हाई कोर्ट है। यहाँ पे जो जज बैठा है वो लोअर कोर्ट का जज है, सही है। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के जज से कह रही है कि आप इस बंदे का केस नहीं सुनो। अब यहाँ पे देखें क्या बोल रहा है, हे लोअर कोर्ट, वी forbid you from deciding anything on this matter। यानी कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से कह रही है कि हम तुम्हें रोकते हैं कि तुम इस केस में कोई भी डिसीजन ना दो, ठीक है। और ये कौन है? बाय लिस्टिंग टू ऑल द फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। लोअर कोर्ट, ये जो जज है वो इस केस के सारे फैक्ट्स और डिसीजन सुन रही है, लेकिन हाई कोर्ट क्या कर रही है? लोअर कोर्ट को रोक रही है। ज़रूरी नहीं है कि लोअर कोर्ट को रोके, क्या पता कोई गवर्नमेंट का इदारा कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा हो, जो लॉ से हट के कर रहा हो, तो गवर्नमेंट को रोकने के लिए हाई कोर्ट अपनी रिट ऑफ प्रोहिबिशन उस पर भी लागू करा सकती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाई कोर्ट अपने कोर्ट्स को भी रोक सकती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगा के, और दूसरे इदारों को भी रोक सकती है, सही है। तो ये बात हमने देखी। अब हम आप चाहें तो इसके मीनिंग एंड पर्पसेस भी बता सकते हैं। तो आपने मीनिंग दे देना रिट ऑफ प्रोहिबिशन का। रिट ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब है किसी को फॉरबिड कर देना, किसी को रोकना, स्टॉप करना। पर्पस भी आपने बता देना है। पर्पस इसका ये होता है कि किसी बंदे को प्रिवेंट करना, रोक देना, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि इस पर आप गवर्नमेंट के इदारों को रोकते हो, आप अपने कोर्ट्स को भी रोक सकते हो जो आपसे छोटी हो। तो ये बातें भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि अगर वो लोअर कोर्ट अपनी पावर से ज़्यादा अपनी पावर्स यूज़ करें, यानी कि जो पावर्स उनको दी गई उसके अलावा कोई और पावर्स यूज़ कर रहे हैं जो उनके पास ना हो, तब बड़ी वाली कोर्ट्स इनको रोक सकती हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगा के, ठीक है।
अब आपने बताना है रिट ऑफ प्रोहिबिशन आपको कहाँ यूज़ करनी है, कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपको शक हो जाए कि जो लोअर कोर्ट है या ट्राइब्यूनल्स हैं अपनी पावर से ज़्यादा जो है पावर यूज़ करें, या फिर ये जो डिसीजन दें वो गलत हो या उसमें कोई ख़राबी हो, तो वहाँ पे जो है आप बड़ी कोर्ट से मदद लेके लोअर कोर्ट को रोक सकते हो। सही है। हाउ इज़ द रेट ऑफ प्रोहिबिशन ऑब्टेन्ड, रेट ऑफ प्रोहिबिशन कैसे ऑब्टेन कीजिए, जिसमें भी सेम बताना है कि पिटीशन देनी पड़ती है हाई कोर्ट को, पर हाई कोर्ट अपनी पावर्स यूज़ करके रेट ऑफ प्रोहिबिशन लगाती है। वही सेम बात जो पिछले के लिए बताई थी वो दोबारा बताते हैं। इसमें आप एग्जांपल दे दें कोई भी, इसमें आप एग्जांपल दे दें कि अगर कोई लोअर कोर्ट अपनी पावर से ज़्यादा कोई पावर यूज़ करे जो उनके पास ना हो, तो फिर हाई कोर्ट ऐसे मामला में रेट ऑफ प्रोहिबिशन इन पर लगा देती है कि आपके पास ये केस डील करने की पावर्स ही नहीं है। सपोज देखें एक लोअर कोर्ट है, उसके पास सिर्फ सिविल जुरिस्डिक्शन है, यानी कि वो सिर्फ सिविल केसेस डील कर सकती है, लेकिन वहाँ पे जो केस आया है वो क्रिमिनल कैटेगरी का है, तो इट मीन्स कि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर भी वो सुन रही है, तो इट मीन्स कि वो अपने पावर्स से ज़्यादा कर रही है। तो यहाँ पे फिर हाई कोर्ट घुसेगी और कहेगी कि आपके पास जो जुरिस्डिक्शन नहीं है इस केस को डील करने की, तो ये केस आप हमारी तरफ भेज दें। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट डेट आती है रेट ऑफ सेरिटेरियो की। रेट ऑफ सेरिटेरियो में क्या होता है, वी गिव यू लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट। यहाँ पे जज एक बंदे के ऊपर डिसीजन दे रहा है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से कह रही है कि तुम्हारे पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस केस को डील करने की, तो ये केस जो है अपना मुझे ट्रांसफ़र कर दो। तो यहीं पे ये चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पे हम इसका मतलब भी देख लेते हैं कि रिट ऑफ सेरिटेरियो इज अ लीगल ऑर्डर इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू रिव्यू अ डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट, इज कॉमनली यूज्ड टू इन अपैलेंट कोर्ट्स लाइक द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड वेदर टू हियर केस। तो इसमें क्या होता है कि रिट ऑफ सेरिटेरियो तब हम लगाते हैं जब लोअर कोर्ट के पास जो है जुरिस्डिक्शन ना हो, या फिर जो केस चल रहा है ना उस केस को रिव्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं आपको आसान करके समझाती हूँ, समझ लें ये दो कोर्ट्स हैं, ये वाली हाई कोर्ट है, या उससे छोटी है लोअर कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से कहेगी कि ठीक है अपना केस हमें रिव्यू करने दें। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के केस को रिव्यू करेगी, यानी कि देखेगी कि क्या ये केस हाई कोर्ट के लिए लोअर कोर्ट के लिए काबिल है कि नहीं। अगर हाई कोर्ट को देख गया कि हाँ ये केस लोअर कोर्ट के लिए ही बना है, ये लोग इसको इस पर डिसीजन दे सकते हैं लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट उसको रिव्यू करने के बाद केस वापस लोअर कोर्ट को दे देगी कि हाँ भाई तुम लोग इस केस पे जो है डिसीजन दो। तो ये होता है रिट ऑफ सेरिटेरियो की वजह से। सही है, तो इसमें हमने पर्पस बता देना है। पर्पस इसका ये है ताकि लोअर कोर्ट के डिसीजंस को हाई कोर्ट रिव्यू कर सके। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे एक बंदे ने अपना केस लोअर कोर्ट में चला दिया, लेकिन उसको शक है कि लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही नहीं है, तो वो उस डिसीजन को रिव्यू करवाने के लिए रिट ऑफ सेरिटेरियो के लिए हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट से कहेगी कि आप रिट ऑफ सेरिटेरियो इस लोअर कोर्ट पर नाफिज कराएं ताकि इनके डिसीजन को आप रिव्यू करें। तो इस तरह से हमें फ़ायदा मिलता है रिट ऑफ सेरिटेरियो। फिर आपने प्रोसेस बताना है, इसका भी सेम है कि आपको एक पिटीशन देनी पड़ती है हायर कोर्ट को। फिर जब वो आप पिटीशन दे देते हो, फिर हाई कोर्ट जब देखती है कि हाँ वाकई में आपका केस है इस काबिल कि उस पर रेट देनी चाहिए, फिर उसके बाद रेट वो नाफिज करती है हाई कोर्ट आपके लिए पिटीशन देने के बाद। ठीक है, अब इफेक्ट क्या पड़ता है जब रेट ऑफ सेरिटेरियो नाफिज हो जाए, इसका असर ये पड़ता है कि फिर लोअर कोर्ट का जो केस है वो हाई कोर्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है रिव्यू करने के लिए, चेकिंग के लिए चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेट आ जाती है हमारे पास रेट ऑफ हबीस कर्पस की। रेट ऑफ हबीस कर्पस में क्या होता है कि कोई बंदे को कोई और इंसान उठा लेता है, सपोज आपको कोई अगवा करके कहीं कैद कर लेता है। ठीक है, और वो बंदा जो आपको अगवा करके लेके जाता है वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ करे, वो कहता है कि मैं किसी को भी उठा सकता हूँ। तो आप उस बंदे को छुड़वाने के लिए कोर्ट में जाके रिट ऑफ हबीस कर्पस पास करोगे, और रिट ऑफ हबीस कर्पस से क्या होगा कि कोर्ट उस बंदे को ऑर्डर देगी जिसने अपनी पावर्स को मिसयूज़ करके किसी को भी उठा लिया है और अगवा करके किसी जगह पे दबाया हुआ है, रखा हुआ है। तो कोर्ट उससे कहेगी कि भाई आप उस बंदे को जिसको आपने पकड़ के रखा हुआ है हमारी तरफ लेके आए, यानी कि कोर्ट में लेके आए, ताकि हम चेक कर सकें कि आपने उस बंदे को सही तरीके से अगवा किया कि नहीं। अब आपको ये बात फ़नी लग रही होगी कि अगवा करने का तरीका सही है कि नहीं। पहली बात तो ये है कि अगर जिस बंदे ने उस बंदे को उठाया हुआ है वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसके पास कोई रीज़न है उस बंदे को इस तरह से रखने का, तो फिर तो कोर्ट ऐसा कुछ कहेगी नहीं। रीजंस भी हो और लॉ भी हो तो फिर तो कोर्ट कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर जिस बंदे ने अगवा किया है उसके पास कोई रीज़न भी नहीं है, ना ही उसने लॉ की हेल्प ली है, ना ही वो बंदा कोई ऑफिसर है और इसने ऐसे ही उठा लिया किसी को, तो फिर तो देयर इज़ अ हाई रीज़न कि इसने गलत हरकत की है जिसने अगवा की उस बंदे को। ठीक है, तो ये चीज़ जो है कोर्ट चेक करेगी
कि जिस बंदे को उठा के रखा गया है क्या उसको लॉ के मुताबिक अगवा किया गया है कि नहीं, ठीक है। तो पर्पज़ आपने बताना है कि हबीस कर्पस हम तब ही नाफिज करते हैं जब किसी बंदे को गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया हो। डिटेन मीन्स कहीं कैद करके रखा गया हो या इम्प्रिजन किया गया हो। इम्प्रिजन मीन कि कहीं कैद करके उसको जेल में डाल दिया हो छुपा के, ठीक है। डिटेन और इम्प्रिजमेंट सेम ही चीज़ है। डिटेन समझ लें किसी कमरे में कैद कर देना, और इम्प्रिजमेंट समझ लें किसी जेल में कैद कर लेना, ठीक है। और गलत तरीके से कैद करना यानी कि लॉ की मदद के बगैर उसको कैद कर लेना, तो ये गलत होती है चीज़। तो ऐसे इंसान को रिहा करने के लिए हम रिट ऑफ हर्बी कर्पस करते हैं ताकि कोर्ट के सामने उस बंदे को पेश किया जा सके। अब इसको हासिल कैसे किया जाए, इसको भी ऑब्वियसली आपने पिटीशन दे के हासिल करना होता है। आपको कोर्ट को एक ये पिटीशन भेजनी होती है और बताना होता है कि फ़लाँ बंदे को ऐसे मतलब अगवा कर लिया है या जो भी कर दिया है, सारा पिटीशन में बताना होता है। तो कोर्ट फिर क्या करती है, आपके पिटीशन को रिव्यू करती है, देखती है कि वाकई में आपका केस इस काबिल है कि इस पर रिट ऑफ हबीस कर्पस नाफिज होनी चाहिए। जब कोर्ट को दिख जाए कि वाकई में आपका केस जेन्युइन है, तो कोर्ट फिर आपके केस पे के ऊपर रिट ऑफ हबी कर्पस नाफिज करेगी और उस बंदे से कहेगी कि भाई आप उस बंदे को ले गए और जिसको आपने अगवा किया है। तो इस तरह से सारा कुछ होगा और फिर आप भी कोर्ट में पेश आओगे और जिस बंदे को अगवा किया उसको भी कोर्ट में लाया जाएगा और सारी कार्रवाई होगी, कोर्ट में पूछा जाएगा कि क्यों अगवा हुआ और सारी बातें उसमें होंगी, जिसको हम कहेंगे हियरिंग प्रोसीजर। और डिसीजन देते हुए कोर्ट देखेगी कि क्या जिस बंदे को अगवा किया गया सही वजह से अगवा किया गया कि गलत। अब देखो किसी और बंदे ने अगर उस बंदे को, मिसाल के तौर पे मैं विजय बंदा कहने के नाम दे देते हैं, सपोज एक बंदा है अली, दूसरा बंदा है इमरान। इमरान ने अली को इसलिए अगवा किया ताकि अली किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अगर ये रीज़न है तो फिर कोर्ट कहेगी कि ठीक है आप अली को किसी अच्छे इदारे के हवाले कर दें और उसको वहाँ पे कैद कर दें। अगर ये रीज़न है फिर तो वो इमरान के हाथ से निकल के भी कैद में ही जाएगा अली। लेकिन अगर अली एक अच्छा इंसान है, उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी इमरान ने उसको कैद किया हुआ है, तो फिर तो यहाँ पे कोर्ट कहेगी कि आप अली को रिहा कर दें, सही है। तो इस तरह से सारी कार्रवाई होगी, चेकिंग होगी। फिर आता है क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग अ रिट ऑफ हर्बी कर्पस, जिसमें बताना है द कोर्ट में ग्रांट अ रिट ऑफ हर्बी कर्पस इफ इट फाइंड्स द डिटेनी इज बीइंग हेल्ड विदाउट अ लीगल अथॉरिटी। अब यहाँ पे हमें बताना है कि हर्बी कर्पस कब नाफिज करती है कोर्ट। हर्बी कर्पस तब नाफिज करती है कोर्ट जब डिटेनी यानी कि जिसको कैद किया गया उसको गलत तरीके से कैद किया गया, लॉ की यूज़ नहीं किया उसको कैद करते वक्त, ठीक है। अगर लॉ की मदद लेके कैद किया जाए तो फिर तो और चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर लॉ की हेल्प लिए बगैर ही किसी को कैद कर लिया जाए फिर कोर्ट हर्बी कर्पस नाफिज करेगी। उसके अलावा जिस बंदे को कैद किया गया है उसके केस के अंदर जो प्रोसीजर हुआ था वो गलत हुआ, तो उसमें कोई एरर थी, तो फिर उस बंदे को रिहा किया जाएगा। जैसे कि एक बंदे को जिसको कैद किया गया है उसका डिसीजन देते वक्त पता चला कि इसको कैद करना चाहिए लेकिन उसको कैद कर दिया गया है। बाद में कोर्ट को पता चला कि जो प्रोसीजर हुआ था, कोर्ट का केस चला था, उसमें चेकिंग सही से नहीं हुई और उस बंदे पे गलत इल्ज़ाम लगा दिए गए, इसलिए इसको कैद किया गया। अगर ये चीज़ हुई है तो यहाँ पे भी हर्बी कर्पस नाफिज हो सकती है। उसके अलावा द डिटेनीज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैव बिन वायलेटेड, और जिस इंसान को कैद किया गया है उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं कैद होने से, तो ये चीज़ भी, इसके लिए भी हम हर्बीज कर्पस को हासिल कर सकते हैं। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ ग्रांटिंग अ रिट ऑफ हर्बीज कर्पस। इफेक्ट इसका ये होता है कि जब रिट ऑफ हर्बीज कर्पस नाफिज हो जाती है तो जिस बंदे को कैद किया गया है वो आज़ाद हो जाता है और उसको कोर्ट के सामने लाया जाता है, सही है। फिर कोर्ट उसके लिए डिसीजन लेती है। फिर आता है रिट ऑफ क्यू वारंटो, या इसको काफ़ी लोग क्यू वारंटो की बजाय क्यू ओ वारंटो भी कहते हैं, बट मैं इसको क्यू वारंटो कहती हूँ, सही है। अब क्यू वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि कोर्ट की मदद से आप किसी इदारे से कह सकते हो कि तुम किस ओहदे से या किस वजह से यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे एक पब्लिक का ऑफिसर है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, अगर आपको इस पर शक है कि ये बंदे ने जो है ये इस इदारे पे बैठने के काबिल नहीं है, लेकिन आप तो सवाल कर नहीं सकते क्योंकि वो ऑफिसर है, आप कोर्ट की मदद से रिट ऑफ क्यू वारंटो करवा के, कोर्ट क्या करेगी, इस रिट की मदद से जो यहाँ पे लिखी गई है क्यू वारंटो, इसकी मदद से कोर्ट उस बंदे से पूछ सकती है कि आपके पास क्या वाकई में काबिलियत है कि आप यहाँ बैठे हुए हो, क्या आपने कोई डिग्री हासिल की है। होता है ना अक्सर कि गवर्नमेंट के द्वारा भी लोग रिश्वत दे के बगैर डिग्री के भी बैठे होते हैं, तो इस तरह से क्यू वारंटो करके हम कोर्ट्स की मदद से गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए ऑफिसर से सवाल पूछ सकते हैं। हम खुद तो नहीं पूछेंगे, कोर्ट से ही पूछेगी, लेकिन कोर्ट से ही हम हेल्प लेंगे। तो ये रिट इस काम के लिए यूज़ होती है। आपने इसमें मीनिंग बता देना है कि इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, यानी कि आप किस अथॉरिटी और वारंट की मदद लेके यहाँ बैठे हुए हो। फिर आता है रिट ऑफ क्यू वारंटो एज अ रेमेडी, हम रिट ऑफ क्यू वारंटो को एज अ रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। ये रिट ऑफ क्यू वारंटो हमें कॉमन लॉ से निकाला,
यानी कि कॉमन लॉ ने ही रिट ऑफ क्यू वारंटो को इंट्रोड्यूस कराया, हमें सिखाया कि रिट ऑफ क्यू वारंटो होती क्या है। एक्सप्लेनेशन देंगे अब रिट ऑफ क्यू वारंटो की। रिट ऑफ क्यू वारंटो का मतलब ये है कि एक बंदा जो है गवर्नमेंट के अथॉरिटी पे बैठा है, पब्लिक ऑफिस में बैठा है, लेकिन आपको शक है कि ये बंदा इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे बैठे, तो यहाँ पे हम रिट ऑफ क्यू वारंटो नाफिज करवा सकते हैं कोर्ट की मदद से। फिर आता है पर्पज़ ऑफ रिट ऑफ क्यू वारंटो। इसका पर्पज़ ये है ताकि ऐसे इंसानों को रोका जाए जो इस काबिल ना हो उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, यानी कि एक इंसान जो पढ़ा लिखा भी ना हो, उस ऑफिस के काबिल भी ना हो, फिर भी वो इस इदारे में अगर बैठ रहा है, तो ऐसे लोगों को रोका जा सके रिट ऑफ क्यू वारंटो करके। व्हेन इज रिट ऑफ क्यू वारंटो इज यूज, यानी कि कब हम इसको यूज़ कर सकते हैं? हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें किसी बंदे पे डाउट हो कि ये जो बंदा है काबिल ही नहीं है इस ऑफिस में बैठने के लिए, फिर भी ये बैठा हुआ है, तो तब हम रिट ऑफ क्यू वारंटो को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हाउ इज़ अ रिट ऑफ क्यू वारंटो ऑब्टेन्ड। अब इसको हासिल कैसे किया जाता है? ऑब्वियसली इसलिए आपको पिटीशन देनी पड़ती है कोर्ट में। फिर कोर्ट जब देखती है कि आपकी पिटीशन आई है, फिर वो आपकी पिटीशन को देखती है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन को देखती है, और फिर देखती है कि क्या इस चीज़ पर रिट्स देनी चाहिए कि नहीं। जब उनको दिख जाए कि हाँ इस पर रिट देनी चाहिए, फिर जब रिट मिल जाती है तो कोर्ट फिर खुद एक्शन लेती है। एग्जाम्पल दे सकते हैं रिट ऑफ क्यू वारंटो की, इसमें आएगा फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ अ एविडेंस दैट अ पर्सन इज होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिसर डज नॉट मीट द लीगल क्वालिफिकेशन। अच्छा, एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि एक इंसान जो एक ऑफिस में बैठा हुआ है और उसके खिलाफ एक एविडेंस भी है कि ये काबिल भी नहीं है इस ऑफिस में बैठने का, तो ऐसी सिचुएशन पे रिट ऑफ क्यू वारंटो यूज़ कर सकते हैं हम। फिर रिट ऑफ क्यू वारंटो के बारे में आप बता सकते हैं मेसुद्दीन ने रिट ऑफ क्यू वारंटो को किसके ऊपर यूज़ किया था? उन्होंने ये उन मिनिस्टर्स पे यूज़ किया था जिनको नए गवर्नर जनरल ने रखा था जॉब पे, ठीक है। तो इन मौलवी तमीज़ुद्दीन जो खुद एक प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 1953 के दौर में, इन्होंने उन मिनिस्टर्स के ऊपर रिट ऑफ क्यू वारंट नाफिज करवाया ताकि उन मिनिस्टर से पूछा जा सके कि किस अथॉरिटी और किस वारंट के साथ वो उस ऑफिस में बैठे हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें वारंट का नाम क्यों यूज़ किया गया? वारंट, पहली बात तो ये है कि वारंट का मतलब होता है इजाज़त होना उस इदारे में बैठने का, ठीक है, जो कि बाकायदा एक डॉक्यूमेंट की तरह लिखा जाता है जिस पे बाकायदा आपका नाम होता है। उस डॉक्यूमेंट को हम वारंट का नाम देते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे पास ऑफिशियल इदारा है, ऑफिशियल परमिशन है उस इदारे में बैठने की, ये होता है वारंट। तो बेसिकली ये जो क्यू वारंटो है वो ये चेक करती है कि अगले बंदे के पास क्या वाकई में परमिशन है बैठने की, क्या वो काबिलियत रखता है, क्या उसके पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं। तो ये चीज़ें ये चेक करती है क्यू वारंटो। फिर आपने पावर्स बता देनी है। अंडर आर्टिकल 184(3) कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये जो अब आर्टिकल है ये पावर्स देती हैं रिट की सुप्रीम कोर्ट को। जो हमने पहले पढ़ा था आर्टिकल 199 वो पावर्स देती है हाई कोर्ट को रिट्स की, लेकिन जो आर्टिकल 184(3) है वो रिट्स की पावर सुप्रीम कोर्ट को देती है। ये वो रिट्स की पावर्स हैं जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाली पावर्स हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन हेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट, यानी कि ये वो पावर्स हैं आर्टिकल इस वाले आर्टिकल में कि गवर्नमेंट की जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सुन सकती है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स है कि वो आम लोगों के मामला डील करती है, लेकिन अभी ये चीज़ हम पढ़े हैं कि ये आर्टिकल हमें ये सिखाते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका अगर कोई केस आ गया तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है इस आर्टिकल की मदद से, ठीक है। फिर आता है कैन गिव डिक्लेरेटरी जजमेंट, कैन एक्ट इफ अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और फंडामेंटल राइट इज इन्वॉल्व्ड। ये आर्टिकल ये भी सिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट तब भी गवर्नमेंट के मामला में घुस सकती है अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो किसी सिटीजन्स के, ठीक है, क्योंकि इन कोर्ट्स के पास यही पावर्स होती हैं कि ये आम लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट रखती है। अगर इनको दिख जाए कि गवर्नमेंट का इदारा आम लोगों के राइट्स वायलेट करा तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट घुस सकती है इस आर्टिकल की मदद से। फिर आता है गिव डिक्लेरेटरी जजमेंट। डिक्लेरेटरी जजमेंट के बारे में हम नेट से देख लें, ठीक है। फिर आता है पावर्स अंडर द आर्टिकल 188 एंड 184(3). यहाँ पे सारा बता देना है कि ये जो दो आर्टिकल्स हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर्स देती हैं कि वो दूसरे इदारों पे नज़र रख सकें और उनसे पूछताछ कर सकें। किसकी मदद से? रिट्स की मदद से, क्योंकि इन दो आर्टिकल्स ने रिट्स की पावर्स दी हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, सही है। अब इन पावर्स से क्या फ़ायदा होता है कि जो लॉ है वो प्रोटेक्टेड रहता है
और लॉ को अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए इन आर्टिकल्स की मदद से। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को कोर्ट्स सेव रख सकती हैं इन आर्टिकल्स की मदद से, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट का अदारा ये नहीं सोचेगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी अदारा जाएगा तो गवर्नमेंट फिर ऐसे इदारों को रोकेगी इन आर्टिकल्स की मदद से, ठीक है। फिर आता है जुडिशल रिव्यू। इन आर्टिकल्स ने जुडिशल रिव्यू की पावर दोनों कोर्ट्स को दी गई है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, ताकि वो गवर्नमेंट के इदारों पर नज़र रख सकें। तो इतना ही था इस वीडियो में। कंक्लूजन में जो भी वो बड़ा शॉर्ट करके आपने बता देना है।